सो हमें तो ये भी नहीं पता ना कि यार हम हमारा ओप्रेसर कौन है, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। और कितने हैं, कौन कौन है? जितने भी खड्डे हों, वीगो तो आ सकती है ना यार। छोटी गाड़ियाँ नहीं, कचरे वाली गाड़ी नहीं आ सकेगी, केएमसी की गाड़ी नहीं आ सकेगी, वीगो शीगो तो आ सकती है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। हम वैसे भी कराची में रहते हैं, मैं तो खामोश ही रहता हूँ भाई, तो सीधी सीधी बातें करता हूँ, अच्छी बात। क्या बोला था ज़ैबिस पे तुमने कि तारिक रोड पे? तो तारिक रोड पर रहता हूँ भाई मैं, वो तो बाइकिया भेजेंगे मुझे उठाने के लिए, ये बोला था, या फिर रक्षा चिंग जी भेजेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कभी आप आएँ कभी हम आएँ, ऐसे ही मिलते रहा करें। दानियाल शेख आ चुके हैं, फेलो पॉडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर, कराची वाइन्स के बानी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। लोग बोल रहे हैं आप लोगों ने वट्टा सट्टा किया पॉडकास्ट का। कभी आप जाते कभी हम जाते, ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन उसमें लोगों में बताना चाहता हूँ, हमने रिकॉर्ड बहुत पहले किया था, तो वो ऐसा नहीं है कि हम हर 2 हफ्ते, काफ़ी पहले 9 मई के वाक़े से पहले किया था। 9 मई से अगर हमने शुरू कर दिया। वैसे तो मैं चाह रहा था मेयर इलेक्शन से हम शुरू करें, लेकिन आप भी खान के सपोर्टर थे, बहुत बड़े मेंशन हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आई थिंक थोड़ा बहुत शहजाद गया शेख बीग शहजाद गया शेख। भाई बताएं क्या हुआ? क्या हुआ? बिकॉज आई ऑल्सो इफ देखें, एक तो ये है कि अच्छा मैं क्रिटिक हूँ, ठीक है मैं क्रिटिक हूँ, बट फ्रॉम अ सपोर्टर्स पर्सपेक्टिव आई थिंक लोगों को वो भी मिलना चाहिए कि यार ठीक है मैं सपोर्ट करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल्ट मेंबर हूँ। तो अगर मुझे डिसअपॉइंट किया है मेरे लीडर ने, दैट्स ऑल्सो अ वैलिड पर्सपेक्टिव। आई थिंक बैक इन 2019 जो है ना, वो मेरा बड़ा जो है ख्वाहिश थी खान साहब से मिलने की, और आज भी ख्वाहिश है, मतलब पॉडकास्ट करने की ख्वाहिश है लिटरली। सो जब खान साहब से मुलाकात हुई और उसके अंदर उनकी जब टीम से मुलाकात हुई, मैंने ये चीज़ देखी कि वो अप्रोचेबल थे। उनको कोई मुझे कोई भी बात कहनी है कि यार हमारी कंटेंट क्रिएशन के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो एटलीस्ट सुन लिया करते थे। कोई काम नहीं होता था वो अलग बात है, टूरिज्म के लिए कुछ नहीं होता था वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था सुनवाई हो जाती है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुआ करती थी। आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ सपोर्टर, हो सकता है मेरी कोई पोस्ट हो 2018 से भी पहले, लेकिन मैंने अपने आप को कभी सपोर्टर नहीं कहा पीटीआई का। खान साहब बिल्कुल अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, लेकिन ये है कि मैंने प्रॉपर बहुत कैंपेन चलाई हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इवन दो जब आप किसी को सपोर्ट करते हो ना, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उनको क्रिटिसाइज़ करने में भी, दिल से क्रिटिसाइज़ करने में, और यही खूबसूरती है। आप जब सपोर्ट करते हो आपका दिल करता है कि नहीं यार ये इस बंदे को मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम गलतियाँ करे, तो आप क्रिटिसाइज़ करते हो उस जहनीत के साथ या उस नीयत के साथ। जब मैं करने लगा तो मुझे जब इंस्टाग्राम पे बहुत गालियाँ पड़ने लगी ना, तो मुझे वही वाली फीलिंग आई कि एक ज़माने में जब मैं MQM को करता था ना बैश अपने सोशल मीडिया पे, क्लियरली बैक इन 2011-2012, तब भी गालियाँ पड़ती थी। तो मैंने बोला यार ये तो सारे पढ़ी लिखी फॉलोइंग है, यूथ है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का बड़ा मसला है यार, मुझे ये समझ नहीं आता। आई थिंक हम जो है ना, हमें समझता है कि पार्टी जो है वो बैत ले लिया आपने, खून काट कर मैंने अपने ना पहले फर्स्ट बॉर्न जो है वो अल्ताफ़ हुसैन या इमरान खान के कदमों में रख दिया कि बस शख्सियत परस्ती, कि बस जिसका बाप एक, उसका कायद एक वाला जो अकीदा है, वो MQM और PTI स्पेसिफिक में, और एक ज़माने में PPP के जो जियाले थे, कायद का जो गद्दार है मौत का हकदार है, ये भी एक हुआ करता था। सो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में हमें मिलेगा, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये है कि हमारे दीन इस्लाम में जो हमारे अक़ीदे हैं ना, वो हमारे दीनी अक़ीदे हैं, ठीक है, उसको पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक नहीं करना चाहिए। आप ईमान लेकर आते हैं आंखें बंद करके, ठीक है, वो आपका दीन है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे आप ईमान नहीं ला सकते भाई। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो नबी नहीं हो सकता, वो सारी की सारी बुराइयों से पाक नहीं होता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यही अगर हर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर अपने कायद को या अपने लीडर को प्रॉपर तरीके से क्रिटिसाइज़ करेगा ना उनकी गलत बातों पे, तो फिर मज़ा आएगा। यही होती है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का तरीका, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है भाई। आई थिंक हम विद इन द पार्टी भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं ना। अभी शहबाज शरीफ ने ढके छुपे अल्फाजों में मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को क्रिटिसाइज़ किया है कि आप लोग क्रिटिकल होते हैं साग डार के। मतलब ये दोनों लोग अडियाला जा चुके हैं आपकी पार्टी के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी के पास क्या ऑफ़र नहीं थी टू स्टैब नवाज शरीफ इन द बैक एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। मिफ्ता इस्माइल के पास भी अपॉर्चुनिटी थी। मिफ्ता इस्माइल कोई गरीब आदमी नहीं है, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ वो बताओ यार, वो आदमी अडियाला गया,
मतलब आप कुछ ये आप लोगों ने पार्टी सर्विस की, भले उन्होंने प्रिंसिपल की बेसिस पे की हो, कोई नवाज शरीफ की गुलामी में ना की हो, बट पार्टी के लिए तो किया ना। अब वो क्रिटिकल हो रहे हैं तो फिर आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला है, सोचने वाली बात है। या एंड हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बोलते हैं, बट इमरान खान ऑल्सो डजंट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म और डिसेंट। अभी अलीम खान गया हुआ था सलीम साफ़ी पे, तो उन्होंने दिखाए मैसेजेस के इमरान खान को बैश कर रहे थे कि आप क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं ऑफ बुज़दार और समा टीवी इज़ वाई समा टीवी बीइंग क्रिटिकल ऑफ बुज़दार। यार सोचो, बताओ यार, मीडिया क्रिटिकल भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, ये तो है। अच्छा, सो मेयर इलेक्शंस हुए, बड़ा ख़तरनाक टॉपिक। नहीं दोबारा मैं था ही नहीं पाकिस्तान में, मैं तो दुबई गया हुआ था, गोल्डन वीज़ा लगवाने के लिए गया हुआ था। अल्लाह का शुक्र ये किसी ने पूछा कि यार फ्रीलांस दुबई का वीज़ा कैसे लगता है। मैंने बोला ये क्या सीन है, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ। बताऊँ मैं? हाँ बताओ ना, किस तरह होता है, क्या होता है? क्या सो यार मैं पिछले एक बार लास्ट टाइम जो है ना बिलियन समिट में गया था, वो दुबई गवर्नमेंट ने एक पूरा समिट करवाया था जहाँ पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया था। 3,500 क्रिएटर्स आए थे, स्पेशली अरब के लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे। सो वहाँ पर जो है हमारी मुलाकात हुई इनकी मिनिस्टर से ना, मिनिस्टर ऑफ मीडिया हैं आलिया अल हमादी। सो इनसे मुलाकात हुई, इनसे हमने पाकिस्तान का बताया कि हम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आपके पास गोल्डन वीज़ा है? मैंने कहा तो टूरिस्ट वीज़ा लिख रहा है सर, गोल्डन बटन नहीं है मेरे पास, वीज़ा मांग रहे हैं मुझसे। फरहान गोल्डन है मेरे पास, उसका नंबर जिससे मैं कैमरा लेता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, गोल्डन कैमरे वाले का नंबर है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ये मेरा व्हाट्सएप और ईमेल है, आप लोग जो है, आप और मानी को जानते होंगे, कराची वाइंस का जो मेरा दूसरा पार्टनर है मंसूर कुरैशी। नॉट असफर पानी, मंसूर कुरैशी। अच्छा। तो उस पर जो है ना उन्होंने कहा कि अपना ईमेल कर दें, अपना पासपोर्ट। तो उसके 6 महीने लगे हमें ये बीइंग अ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर उन्होंने वीज़ा दिया। एक कैटेगरी होती है उनकी एक्सेप्शनली टैलेंटेड पीपल, नाइस यार। उसमें उस कैटेगरी में हम लोग फॉल कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मिल गया। तो दुबई का प्लान ये है कि अगले 5 साल के अंदर उनको दुबई को पूरी दुनिया का क्रिएटर हब बनाना है, कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है उनको। तो दुनिया के सारे जो हर मुल्क के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को वो बुलाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स में तो खास इंटरेस्ट है उनका। आई डोंट नो अबाउट दिस। दुबई तो काफ़ी लोग जा रहे हैं यार। हाँ, इमराती पाकिस्तानी / इमराती पॉडकास्टर की बात करें। खैर बात ये है कि आप भी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मेरी उनसे बातचीत है, तो उसके थ्रू आप जो है अप्लाई करें। एंड देन फिर उसके बाद जो है ना मुझे वो अपनी, बट उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गोल्डन वीज़ा होता है 10 साल का, मल्टीपल विजिट, गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा। यू कैन लिव देयर। 1 मिनट में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और अगले ही दिन आपकी कंपनी खुल जाएगी, अगले ही दिन आप घर ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब एक आप प्रॉपर रेजिडेंट हैं, और 10 साल बाद ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाएगा। बहुत सस्ता भी है पहली चीज़, और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उधर। तो आपका एक दूसरी बेस बन जाएगी। ये सब करने के पैसे कौन देगा? कौन से पैसे? दुबई में घर कैसे लेगा इंसान यार? अच्छा, हैव यू एक्चुअली कैलकुलेटेड दुबई में पर मंथ क्या एक्सपेंस आएगा? अच्छा, आई थिंक $5,000 $6,000 नहीं, आई थिंक 6-7 हज़ार, डिपेंड करता है ना आप किस तरह रहते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं या फिर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है, तो आई थिंक 7-8 हज़ार धर्म बहुत ज़्यादा है यार। फिर भी 7-8 लाख रुपए बहुत है। डिपेंड करता है आप, अगर आप दुबई में ही कमा रहे हैं, कुछ वहाँ के कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, अंग्रेज़ी पॉडकास्ट अगर आप कर रहे हैं, इनका ये भी फोकस है कि वहाँ पर इस तरह से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पॉडकास्ट हम लोगों के लिए नहीं कर रहे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं दुबई मूव करूँ, बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड दिस। ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। दी ओनली डाउन साइड इज़ कि वो तो नहीं मिलेगी ना आपको, सिटीजनशिप वगैरह तो कभी नहीं मिलेगी ना ज़िंदगी में। नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। हम अरब वर्ल्ड को देखते हैं कि यार ये हमारे भाई हैं, और ये लोग कभी हमें नहीं देते, जबकि गोरे जो हैं वहाँ आप एक टाइम रह लो तो आपको सिटीजनशिप मोस्ट कंट्रीज ऑफर यू दैट, बट हमारे भाई नहीं देते। उनकी अपनी मर्जी भी है, उसके पीछे ही बहुत सारी रीजंस हैं उनके यार। लेकिन मैं इस बारे में तो ख़ास ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात ये है कि आपको ये गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, आपको एक रेजिडेंसी मिल रही है, आप जाएँ, आप वहाँ पर काम करें, आपको कोई नहीं रोकता। वहाँ पर आपको कोई भी तरक्की करने से नहीं रोकता। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो 15 इदारे आपके पास आ जाएंगे रिश्वत खाने के लिए, आपको कोई तंग करेगा, ऐसा कोई कहानी नहीं है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आप जिससे चाहें मुलाकात करें, जिससे चाहें कोलैब करें। और हाँ, अच्छा फ़ायदा ये है कि हम लोग, क्योंकि मैं पहले भी ये बात की थी अपने पॉडकास्ट में, अक्सर कर रहा होता हूँ कि मेरा भी एक तरह से विज़न ये है कि उर्दू हिंदी में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये 7 मुल्क हैं सार्क का जो हिस्सा है, साउथ एशिया। तो
यहाँ पूरी ये ज़बान समझी जाती है, उर्दू हिंदी सब जगह समझी जाती है। 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ये ज़बान बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। सो कहानी ये है कि इतना बड़ा रीजन है, हम लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ पॉडकास्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतना टूरिज़्म नहीं है और हमारे दरवाजे भी नहीं खुले हुए। दुबई में बैठ के कोई अफ़गानिस्तान के बड़े लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, इंडियंस के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, श्रीलंकन्स के साथ, सबके साथ पॉडकास्ट हो सकता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स द प्लान। नो आई हैव आल्सो थॉट अबाउट दिस, और इसी तरह मैंने सोचा। इनफैक्ट मेरी कुछ इंडियन कॉमिक से भी बात होती है, एंड देयर लाइक कभी दुबई और साथ शो करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब यार यहाँ से तो जाना अजाब है ना। अब टिकट ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए की दुबई की 1.5 लाख रुपए की दुबई की टिकट है। अभी गया था मैं 1.5 लाख का, तो नॉर्मल 1.5 लाख रुपए गया एमिरेट से था, वापसी फ्लाई दुबई से फिर 1.5 लाख का था, वरना वो 1,70,000 का था। वेरी वाओ फॉर दुबई। तो बताओ, ये तो डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मैं तो सोच रहा था कि दुबई में का एक और फ़ायदा ये है कि कोई शूट वूट आ जाए तो अब बंदा वापस आ जाए शूट करके कराची में चला जाए, बट अगर 1.5-2 लाख रुपए की टिकट, लेकिन आगे सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हाँ मतलब मैं तो इमरजेंसी बेसिस पे गया था ना, लेकिन आपको एयर ब्लू या बाकी एयरलाइन से आई थिंक 70,000-75,000 की टिकट मिल जाएगी। इट्स गुड आइडिया। वैसे हम क्यों दुबई को प्रमोट कर रहे हैं, हम वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। अभी वो बीपर जो है आ गया था तो मैंने एवैक्यूएट कर दिया था, मैं PCSS चला गया था हमारे मोहल्ले में, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, और लोग मुझे इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि अब तुम कुछ नहीं बोलोगे कराची मेयर के इलेक्शन पे। भाई मैं बोलूँगा PPP ने इलेक्शन चोरी किया है, खुश हो जाएं। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। या आप क्या कहेंगे भाई? यार ऑब्वियस है। आई मीन अगर एजाज सैयद की ये रिपोर्ट है कि 29 लोगों को एक सेफ हाउस में रखा हुआ था जिनको नहीं आने दिया वोट देने, ये चीज़ बहुत अगर मतलब तो इससे ज़्यादा क्लियर माफिया टैक्टिक्स क्या हो सकती है कि आपने किसी को घर में रख दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो PTI के खिलाफ क्रैकडाउन इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया होगा, PPP ने नहीं किया होगा, लेकिन PPP उसकी बेनिफिट तो ले रही है ना, और पार्टी तो कर रही है। एंड वी बोथ मेट मुर्तज़ा वहाब, ग्रेट गाय, ऑफ कोर्स ग्रेट गाय, एंड ही इज़ वेलकम टू कम बैक ऑन द पॉडकास्ट एंड डिस्कस दिस, बट द वे इट हैपेंड, इसको कोई इंसान डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकता। एंड दैट वाज सो सैड कि सिंध असेंबली के अंदर ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है वो हंसते हुए कह रहे थे कि ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है वो पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं, MKM के जो हैं वो पीपल्स पार्टी वालों को कह रहे हैं कि हमें तो आपकी महारत का पता है, सही आपने किया हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ, हा हा हा, एंड ही वाज लाफिंग, और कह रहे हैं हमें तो आपकी महारत का पता, हमें पता था आप यही करेंगे वो करेंगे। अरे यार ये कोई, इट्स सो सैड। डिफेक्शन खैर मैंने अगेन, क्योंकि मैं 4 दिन बीपर जो है से बच रहा था, जो आया भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, बट व्हाट्स द आई गेस वंस आई लुक अप द डिफेक्शन लॉ कि मेयर इलेक्शन में आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करें तो क्या होगा, मे बी वो लॉ देखना पड़ेगा। हाँ, और अगर आप अगर PTI से आप इलेक्ट होकर आए हैं और आप नहीं देते वोट PTI को या PTI की ऑफिशियल कोalition को, देन व्हाट इज़ द रूल? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे थे कि उसके लिए जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, वो डिफेक्शन नहीं हो सकती, वो हो नहीं सकता इस तरह की चीज़। सो मैंने बोला यार इस पर बात करना भी जो है वो सही नहीं है, पहले पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है जितना, लेकिन सामने नज़र आ रहा है चोरी ही नज़र आ रही है यार कि आपने मैंडेट एक चुरा लिया। सोचो यार क्या हुआ है, अच्छे खासे लोग थे यहाँ पर, जो कि हम क्या बात कर सकते हैं यार, 2 तरह के नज़रिए थे, ठीक है। कराची वालों ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जमात इस्लामी को वोट दिया, बहुत बड़े हिस्से ने, ठीक है, बहुत बड़े हिस्से ने। अगर हम लोग टोटल वोट भी निकालें तो PTI को जमात इस्लामी के 6 लाख वोट बनते हैं और पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट बनते हैं, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी का मेयर आया है। दैट्स वेरी शॉकिंग कि यार किस तरह से आया है। एंड इट्स अगेन इट्स अक्रॉस द पार्टी लाइंस, राइट? हम बात करते हैं, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ 18th अमेंडमेंट वाज एक्सीलेंट, बट लोकल गवर्नमेंट से जितनी हमें नफरत है ना, जब तक लोकल नहीं होगी गवर्नमेंट, आपकी डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? मेरी गली का मसला, इवन शहबाज शरीफ एट इज प्राइम व्हेन ही वाज कंसिडर्ड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, कहीं कोई गली डूब जाती थी तो ये रेन बूट्स पहन के चले जाते। भाई चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है तुम्हारा गटर खोलना, और आपके पास इतना टाइम है, चीफ मिनिस्टर के पास इतना टाइम है, आती हैं, इतना टाइम है कि वो गलियों में जाएगा और तस्वीरें खिंचवाएगा। भाई आपका इतना बड़ा काम है, आपको पूरा सूबा संभालना है, आप DHA के गली में खड़े हैं जो कि आपकी जगह भी नहीं है। सो वही हमें अब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि MNA का काम जो है वो असेंबली में बैठना है, लॉज बनाना है, सेनेटर का काम ये है, हम उनको डेवलपमेंट फंड दे देते हैं ताकि करप्शन हो, जो ज़िया-उल हक ने शुरू किया। गुड पॉइंट। लोकल गवर्नमेंट के काम है, मेरी गली में क्या मसला है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे सॉल्व होना चाहिए। नाजिम का काम है यार, वो सही बात है। नहीं, नाजिम भी आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, UC का काम है ना यार कि मेरी गली के कोने पे जो खड्डा है उस पर वो लगाओ। मतलब आप अगर US में रहते हैं,
यू कैन लिटरली गो राइट अ लेटर कि यार मेरे घर के पास स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती हैं, मुझे एक स्टॉप साइन चाहिए। आप जाके लेटर लिखें, आपको पता है कहाँ देना है, उनको दें, वो देखेंगे, स्टॉप साइन लग जाएगा। और इंग्लैंड में भी काउंसिल इसी तरह से काम करती है हर जगह, हर जगह गवर्नमेंट का काम ही लोकल है ना यार। आप प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं शिकायत कर सकते कि मेरे बिजली का कनेक्शन कट गया है। दीज थिंग्स लुक प्रिटी कि आप एक टेलीथॉन कर रहे हैं और लोग ही बात कर रहे हैं और आपने फ़ोन किया और मसला सॉल्व हो गया, जो आजकल ट्विटर पे भी हो रहा है। लोग ट्वीट कर देते हैं, फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर या सेनेटर बोलते हैं हाँ ठीक है वी विल लुक इनटू दिस, बट दैट्स नॉट हाउ गवर्नमेंट शुड ऑपरेट। गवर्नमेंट शुड ऑपरेट एट अ लोकल लेवल। आप ट्विटर के थ्रू चलाएंगे यार, लोगों के मसले उसके थ्रू हल होंगे, दैट्स नॉट ओके। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि ठीक है, अब मेयर बन गए मुर्तज़ा वहाब साहब, ठीक है, अगले 4 साल के लिए मेयर है। आई डोंट नो कि ये जमात इस्लामी क्या करती है, JIT बनवाना और इस तरह की बात चल रही है, आई डोंट नो, लेकिन दिखने में तो ये है कि भाई 4 साल मेयर बनेंगे। अब तो एब्सोल्यूट पावर आ गई है ना, पहले भी थी एब्सोल्यूट पावर तो, लेकिन अब तो सारी पावर आ गई है ना। जो उनके काम हैं, जैसे कि कचरा उठाना या फिर सफाई करना, फिर आई डोंट थिंक सो पुलिस इनके अंडर होगी, लेकिन ये है कि प्रोविंस के अंडर होगी ना, प्रोविंस के अंडर होगी, मेयर के अंडर नहीं होगी ना। PBB के पास ही है ना, सब कुछ है। अब तो काम कर लें भाई, 15 साल से ये शहर आपके पास है। ज़रूरत अभी, अफसोस पता है कब होता है, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं। खुदा ना, अभी मैं दुबई रहकर आया 1 हफ़्ता, अब वापस आता हूँ तो वही खून के आंसू होता है यार कि यार मैंने सुना ये है कि उनके शेख अल नहयान उन्होंने KGS से पढ़ा है। इज़ इट ट्रू? मुझे नहीं पता, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ पर मुझे वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने बताई मुझे इस चीज़ ना, दुबई के एक जर्नलिस्ट ने। मैंने बोला व्हाट, आई कांट बिलीव इट। कह रहे हैं हाँ, पहले क्योंकि कह रहे हैं अगर वो KGS से बड़ा होता कम से कम वो KGS का नाला तो ठीक कर देते कि भाई शेख साहब आते हैं सुबह सुबह, ये नाला साफ़ कराओ। शेख अल नयान ये नहीं सूंघ सकते गंदा तो वो आपके सबसे एलीट स्कूल के सामने इतना बड़ा गंदा नाला है, एंड इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ थिंग, KGS का नाला है। हाँ, वो आप देखा तो है, वो ख़याम नैयार, क्या नाम है उसका, नहर ख़याम, वही नैयर ख़याम जो हमारा दोस्त है वहाँ रहता है। वो क्या है, वो गटर का नाला है, उसमें सिर्फ कचरा पड़ा हुआ होता है। सोचो यार, तो ये हाल है इस शहर का। 4 साल हैं, 4 साल में क्या होगा? पिछले 15 साल भी एब्सोल्यूट प्रॉपर तरीके से पावर थी। कराची में तो नहीं थी एब्सोल्यूट पावर का मतलब ये नहीं है कि 100% थी। आई अंडरस्टैंड कि आप जो बात कर रहे हो कि आधी 30-40% जो है इनके पास भी है, हमारे दोस्तों के पास। पर वो वही मसला है ना, हमारे जिसके पास जाओ कोई पावर नहीं है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आए, उनसे बोला भाई आपने क्या किया, उन्होंने बोला मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, कोई और सुपर किंग था। तो भाई आप क्यों कुर्सी पे बैठे हुए थे? कराची के भी जो मेयर्स आते हैं, वसीम अख्तर, मेरे पास कोई पावर नहीं, तो फिर आप छोड़ दें। तो अगर हम बिलीव कर लें आपके पास कोई पावर नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन अब मुर्तज़ा वहाब साहब तो ये कहेंगे ना कि मेरे पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास पावर है। वो ये कह नहीं सकते ना, बट ही कांट से दैट। एग्जैक्टली, ही कांट। आई मीन लाइक वसीम अख्तर कुड से दैट, एंड आई थिंक इवन वसीम अख्तर सेइंग दैट वाज नॉट फेयर। और मुस्तफ़ा कमाल जो उनकी लेते थे वैसी बात पे लेते थे ना कि भाई अच्छा चलो मुझे दे दो, मैं करके दिखा देता हूँ। KMC तो मैं ठीक कर सकता हूँ ना, कचरा तो मैं उठा सकता हूँ। सो आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर। बट लोकल गवर्नमेंट्स, PMLN ने भी नहीं करवाए, PTI ने भी नहीं करवाए, PPP ने मर के करवाए। तो आप लोकल गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहते। हमारी जो ये पार्टीज़ हैं वो लोकल लेवल तक पावर देना ही नहीं चाहते। सो क्लियरली आपकी जो पोजीशन ऑफ पावर है उससे कोई ना कोई तो बेनिफिट अक्रू कर रहे हैं ना आप, जो आप नहीं छोड़ना चाह रहे। वरना दे दो लोगों को। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको इतना काम करने का शौक है कि हर गली जो है मैं जाके झाड़ू लगाऊं। नो, बिल्ड अ सिस्टम। और पूरी दुनिया में जिस तरह से होता है उस तरह से क्या बुराई है? अब कैन यू इमेजिन कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है 2 महीने बाद आएंगे, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे। आपको कैसे लगे मुर्तज़ा वहाब? जो मैंने कॉन्वर्सेशन की उनके साथ और जितने वो हम्बल थे, आज भी कांटेक्ट में होते हैं, तो ही इज़ द नाइस गाय। मुझे उनकी नॉलेज पे, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, ठीक है। ही इज़ यंग एज वेल, ठीक है। कहीं भी जाना हो, सुबह शाम काम करना हो, ही कैन डू दैट। मैं वो जो अर्ली 2000 का मुस्तफ़ा कमाल थे ना, ही वॉज यंग, ठीक है, वो वाली वाइब देख रहा हूँ। आई रियली होप कि वो काम करें। बट अगैन 15 साल से सिंध गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी पावर है और कराची के अंदर कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं है, तो मुझे इतनी ज़्यादा भी ना वो उसके साथ उम्मीद ही नहीं है। लेकिन आई होप सो कि यार 4 साल के अंदर कोई काम हो। बट इसमें भी डोंट यू थिंक यार इट्स अ लिटिल अनफेयर? ये मैंने काफ़ी व्लॉगर्स देखा है कि वो दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बोलते हैं ये देखें ये कराची में क्यों नहीं है भाई। क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? इकोनॉमिकली जो उधर पोजीशन है वो इधर नहीं है। भी अभी जब साइक्लोन भी आया था
मुझे इतनी हंसी आई कि ये जो DHA वाले हैं, इनके जो वॉइस मैसेजेस चल रहे थे कि हम DHA वाले हैं, यहाँ 99 to 100% लोग एजुकेटेड हैं, आप हमें आके इस तरह नहीं बोल सकते एवैक्यूएट करें। अगर आप बोल रहे हैं एवैक्यूएट करें तो एक सुजुकी अरेंज करवाएं जो हमारा सारा सामान लेके जाए, मलीर कैंट में हमें घर दें, फिर हम वहाँ जाके रहेंगे। लाइक भाई साइक्लोन आ रहे हैं, आप मतलब ये फर्स्ट क्लास सर्विसेज आपको नहीं मिल सकती। सो पीपल कंप्लेन लिविंग इन DHA, बट ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना, ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन ये कंपैरिजन वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग की आपने। बेसिकली पहले जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ट्रैवल करता आ रहा हूँ, वो नहीं था कि मैं 9th क्लास में पहली बार अमेरिका गया था, लेकिन 2011 में बस कर दो यार, पहली मरतबा काट देंगे तो कर सकता हूँ। वो नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ मेरा पर्सनल वेंडेटा है, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो बेसिकली पिछले 10-12 साल से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। पहली बार मैं चाइना गया था तो एकदम आप हिल जाते हो देख करके कौन सी दुनिया आ गई। लेकिन उसके बाद जब मैंने कंपैरिजन देखा और फिर पढ़ाई की, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार बहुत टाइम लगता है, जनरेशंस लगती हैं और फिर लीडरशिप होती है, 50 साल 40 साल लगते हैं। हम कंपेयर करें तो फिर कोलंबो से करें, ठीक है, दिल्ली से, अब तो वो दिल्ली से भी नहीं कर सकते, या बॉम्बे से भी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। किससे कंपेयर करें, मुझे बताओ किससे कंपेयर करें? आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि आपने कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिया ना यार। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज गवर्नमेंट आए और कल कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, परसों लोकल गवर्नमेंट बन जाए। जब गवर्नमेंट बनना शुरू होती हैं वो थोड़े अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू करते हैं, आप मार्शल लॉ लगा देते हैं, आप हाइब्रिड रिजीम ले आते हैं। तो इट्स अनफेयर टू जज दीज गवर्नमेंट्स। हम 90s की बात करें, 1.5-2 साल की तो हुकूमतें थी, उनमें हम उनको क्या ही जज कर लें। उससे पहले 10 साल का ज़ियाउल हक था, उसके बाद 10 साल का मुशर्रफ था। सो इट्स वेरी अनफेयर ऑन दीज पीपल एज वेल टू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ 2-3 years दैट देव बिन इन पावर। आई डू थिंक 2008 से 2018 का एक अच्छा पीरियड था। लेकिन फिर 2018 से 2023 का जो पीरियड है, वी हैव गॉन बैक अनदर डेकेड। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंध की या कराची की बात करते हैं, पूरे सिंध की बात करते हैं, 2008 से 2013 तक एक बहुत बड़ा टाइम था। कोई मैंने इंडस्ट्रियल जोन्स बनते हुए नहीं देखे इस 15 सालों के अंदर। यार काफ़ी हुआ है वैसे एक्चुअली। इफ़ यू लुक एट जो हम हेल्थ और एजुकेशन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ सिंध इन 2008 से 2023 तक has actually improved quite drastically. या NICVD बिल्कुल है, और वो जो गम्बट में भी एक उन्होंने बनाया है। Even Indus Hospital, I think the thing is कि हम मसला ये है कि हमने दिमाग में लोगों के डाला हुआ है कि गवर्नमेंट करप्ट है और गवर्नमेंट सबसे बुरी चीज़ है, तो हमें लगता है गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ कर भी नहीं सकती। Even on this evacuation example, why were people not evacuating? Because they thought गवर्नमेंट inept है, गवर्नमेंट करप्ट है, हम अगर घर छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट घर में घुस के हमारा सामान चोरी कर लेगी, और हमें गवर्नमेंट से बेहतर पता है, इसलिए हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है साइक्लोन नहीं आया, पर खुदा ना खास्ता आ जाता, बहुत बुरा होता। दीज पीपल्स एटीट्यूड वुड नॉट हैव चेंज्ड, राइट? दे वुड हैव स्टिल थॉट कि नहीं हम इवैक्यूएट क्यों करें, गवर्नमेंट तो हमसे झूठ बोल रही है। तो द डाउन साइड ऑफ दीज मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हैज़ बिन दैट हमारा कोई ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट में। इंडस हॉस्पिटल कोई नहीं हो सकता जो बोले कि यार एक बुरी चीज़ है। It's just as good as शौकत खानम. It's a shining example. It's public private partnership. सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया उसको। SIUT बिल्कुल है, public private partnership, ठीक है। काशिफ थैलेसीमिया सेंटर, उनको भी आई थिंक 5-10 So करोड़ पैसा what Sindh government does, which I think is actually much smarter than सेहत कार्ड, is they realize कि भाई हमसे नहीं चल सकते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो ये public private partnership कर लेते हैं। So a lot of the hospitals in Sindh are built on public private partnerships, which I think is a better model than the सेहत कार्ड। And then एजुकेशन में भी यही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी ज़रूरत है, नहीं लगता आपको ऐसा? यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए होता है, आप बताएंगे? आप बताएं। मुझे क्या पता, मैं कोई, जब आपके पास है ही नहीं एक अच्छे PhDs। अभी जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है, आपने जगह तो ले ली जी, जो भी है 400 कैनाल पे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऑन पेपर आपने यूनिवर्सिटी भी बना दी, जगह भी ले ली, बिल्डिंग भी खड़ी कर दी, भाई चलाएगा कौन? आप कह रहे हैं पढ़ाने वाले नहीं हैं? नहीं है सर, अच्छे, यू नीड गुड कॉम्पिटेंट PhDs टू रन यूनिवर्सिटीज़। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही नहीं चल सक रही हैं आपसे। आप अभी वो आए हुए थे, उमर सैफ आए हुए थे, ही सेड ITU के लिए व्हेन ही वाज रिमूव्ड एज द VC ऑफ ITU, उन्होंने कुछ 4 साल VC भी नहीं रखा। ही इज़ नाउ ऑन सम पैनल टू इंटरव्यू VCs। ही सेज मैं इंटरव्यू करता हूँ VCs को, और ये PhD लोग हैं, और उनका जो लेवल है, फेक पब्लिकेशंस, लिटरली बोलते हैं हमने ये काम किया हुआ, वो किया हुआ नहीं होता,
बोल रहे हैं एक VC लेवल पे आया आदमी, उससे मैंने पूछा कि आप केमिस्ट्री में आपकी PhD है, केमिस्ट्री का वर्ल्ड वाइड एकेडमिक नंबर 1 जर्नल कौन सा है, उसको नाम भी नहीं पता था. सो इफ़ यू नीड पीपल फॉर यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटी तो किसी की बिल्डिंग में भी खुल सकती है. लम्स जो है वो 2 कमरों में शुरू हुई थी. यू डोंट नीड लाइक दिस जायंट स्पेस फॉर यूनिवर्सिटी. ओके, तो आपको लगता है कि हमारे पास पढ़ाने वाले नहीं हैं, यूनिवर्सिटी रन करने वाले लोग नहीं हैं? नहीं है एक्चुअली नहीं है. यूथ में भी नहीं है, जो अर्ली 30s में, लेट 30s में लोग हों. Yeah, it will be very difficult for somebody who's only done a bachelor's to then become a मास्टर्स की VC. बात कर रहा हूँ, PhD तो हो जाता है ना 30s में जाकर आपका यार. उनकी बात कर रहा हूँ. Too young, but अगर कोई है वाकई competent जो कर सकता है, I think ये public private partnership model पे they should be supported. But short of universities, vocational training तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जो करनी चाहिए. लोगों को ये लगेगा कि मैं वो सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा. बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं, बट आई थिंक समटाइम्स वी जस्ट बी अनफेयर. लाइक मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप सिंध में जाकर देखें. आज लाइक आपने देखा है नहीं, पर आप जाके देखें. तो भाई तू जाके देख ले. वाकई हालात ख़राब हैं सिंध के यार, इसमें कोई शक नहीं है. श्योर, बट क्यों है? क्योंकि आपकी हिस्टोरिकल अंडर डेवलपमेंट रही है ना. आप जो ब्रिटिश था, दे डिड नॉट गिव एन एफ अबाउट KP एंड बलूचिस्तान एंड सिंध, क्योंकि वो आउटर पेरिफेरीज पे था. तो वो उस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुई. 1947 में आप अगर खुद खोल के देख लें कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट नहीं थी. फिर आपकी जो मिलिट्री रिजीम्स आई वो नहीं उन्होंने डेवलप किया. एंड पार्ट ऑफ द रीज़न वाई आई फील के कराची शिकायत करता है या नाराज़ होता है, आई थिंक अर्ली ईयर्स में व्हेन कराची की ब्यूरोक्रेसी थी, कराची गॉट अ लॉट मोर रिसोर्सेज देन दे डिजर्व्ड. आपको पता है नेशनल हाउसिंग और नेशनल वाटर का 50% कराची में आता था, जबकि 2% आबादी थी कराची में पूरे पाकिस्तान की. तो ये भी तो ज़्यादती थी ना. लेकिन अब क्या है? नहीं, आई थिंक कराची स्टिल गेट्स इट्स फेयर शेयर. डू यू थिंक कराची डजंट गेट इट्स फेयर शेयर? किस चीज़ में डिपेंड ये करता है ना. पानी की जहाँ तक बात है, पानी नहीं आता हर जगह पर. ठीक है, पूरे DHA के अंदर पानी नहीं है. देन नॉट ओनली दैट, नाज़मात के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ पानी नहीं आता सर. तो बट कहाँ सिंध में कहाँ पानी आ रहा है? फिर क्या करें भाई? तो बट आई थिंक कराची, आई एम नॉट सेइंग कराची के मसले नहीं है. स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें, आई थिंक हाँ यार, कराची इज स्टिल the most developed part of Pakistan, and I think sometimes Karachi feels like कि हमें बलूचिस्तान से बदतर रखा हुआ है. डेवलप्ड किस तरह से? क्या नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लाहौर से तो बेहतर नहीं है यार. वही बात है ना कि पंजाब की एक एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज हुई है एट द एक्सपेंस ऑफ सिंध. अब जब हम पानी की बात करते हैं, आपको पता है अभी जब वो बारिशें हुई और पूरा सिंध डूब गया, उससे कोई 3 महीने पहले कहत था महीनों तक सिंध में. तो आप पानी रोकते हैं, जो आपकी एक अग्रीड प्रोविंशियल ट्रीटी है, उसका जो कोटा है पानी का वो भी नहीं मिलता सिंध को. सो सिंध इज़ बोर्न ड्राई. एंड इवन देन कराची में कोई मसला नहीं हुआ. कैलिफोर्निया में जब ड्रॉट आता है, आपको पता है LA में वो लोगों के घरों में घुस के उनके स्विमिंग पूल खाली करवा देते हैं, उनके बाग खाली करवा देते हैं. तो जब 6-7 महीने सिंध में कहत आता है और लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता, आपने कभी कराची में रेगुलेशन देखी कि यार अपनी गाड़ी नहीं धो सकते या कार वॉश बंद हो जाएगा? We're still wasting water. We still have a golf club. The amount of water that takes that golf club. तो हम ये क्यों नहीं शिकायत करते कि यार ये गोल्फ क्लब बंद करो और सिंध में जो लाखों लोग मर रहे हैं उनको पानी दो. नो बट yes of course it's an issue that DHA में पानी नहीं आता, but क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके टैंकर माफिया चल रहे हैं. बहुत लोग कहते हैं कि PPP चला रहे हैं, तो अगर वो PPP चला रहे हैं तो वो चोर हैं. मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, जो भी चला रहा है वो आदमी चोर है. $100 मिलियन का काम है. वो आदमी चोर है, उनको पकड़ें. वो कौन है, उनको पकड़ें. दैट्स द इशू. आई थिंक द प्रॉब्लम इज वी मेक इट इनटू अ कराची वर्सेस सिंध इशू कि यार सिंध गवर्नमेंट हमारी रिसोर्सेज नहीं. सिंध गवर्नमेंट आपकी बाल्टियाँ नहीं चोरी कर रही. आप चलें ड्राइव पे और आप देखें बेचारे प्यासे लोग सिंध में किस तरह रहते हैं. वो आपके दुश्मन नहीं है. द दुश्मन आर द पावर्स दैट बी. द दुश्मन आर दैट इन अ ड्रॉट स्ट्रिकन कंट्री are running golf courses. You know, I've gone through Sindh. There are cantonment areas जहाँ बागात है, और अगर उनकी आप दीवार से ऊपर देखें ना, like if you go on the second floor, you can see women carrying like मटकास just to get water. And आप नीचे देखते हैं स्प्रिंकलर लगे हुए. ये है पाकिस्तान की फंडामेंटल ज़्यादती. सिंध में वडेरों के घर भी इसी तरह के बने हुए हैं. अगर आपको मौका लगा, I'm sure स्प्रिंकलर सिस्टम शायद नहीं होंगे, बट रिसोर्सेज की जो डिस्पैरिटी है वो तो होगी. बिल्कुल,
एक बहुत बड़ा मसला है। या। लेकिन ये जो आपने कराची वर्सेस सिंध की बात की ना, मैं बड़ा इसके खिलाफ हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड देन सबसे बड़ा मसला हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि जो लिसानियत के नाम पर हमारे यहाँ पूरा सिस्टम चलता है ना, क्योंकि आसान बहुत है ना यार, इमोशंस हैं यार। आप मुहाजिरों की बात करोगे तो सारे मुहाजिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप सिंधियों की बात करोगे तो सारे सिंधी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। दैन किसी ने बलोच के नाम पे बना दी पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो सिर्फ यूट्यूबर्स के नाम की पॉलिटिकल पार्टी बना देता हूँ ताकि सारे के सारे मेरे साथ खड़े हो जाएं। दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट, ठीक है। ये जो कराची वर्सेस सिंध वाली चीज़ है ना, ये एक बहुत बुरा टाइम बॉम्ब है और एक ज़माने से चलता आ रहा है और कितने लोगों ने इसके ऊपर कैपिटलाइज किया, कितने लोग मरे हैं इस नाम के ऊपर, ठीक है। सबने तकलीफ़ें उठाई हैं। जो MQM के टाइम पर था वो देख सकते हैं सबके सब, ठीक है, कि कितना तकलीफ़ें उठाई हैं लोगों ने। और अभी भी ये जो सोशल मीडिया तक आपको दिख रहा है ना, ये गलत है सर। अगर कुछ लोगों को लगता है कि जो ऑपरेशन हुए दैट वाज सिंधी वर्सेस मुहाजिर जंग, तो MQM और MQM हकीकी में जितने लोग मरे हैं वो तो मुहाजिर वर्सेस मुहाजिर हो रहा था ना। और सत्तार साहब आए थे मेरे पॉडकास्ट में, उन्होंने उनसे ये बोला था कि मुझे एक बात है, आप तो मुहाजिरों के नाम पर निकले थे, ठीक है। अब मेरे सामने अल्ताफ़ हुसैन तो नहीं थे, वरना मैं तो एग्जैक्टली क्लियर सवाल करूँगा कि भाई 10 से 15 हज़ार मुहाजिर लड़का मरा है। और इस बात पे मरा है कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, एक नारा, और उसने हज़ारों लोगों को मार दिया। मेरे रिश्तेदार सर्वाइवल हैं तो मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार विक्टिम हैं तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि हाँ यार मुझे तकलीफ़ पहुँच गई, मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँच गई, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़बान के नाम पर जब आप सियासत करते हैं या फिर मज़हब के नाम पर, फ़िरक़े के नाम पर, तो ये एक्सट्रीमिज़म होता है, आप मारा मारी करते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर विजन देना चाहिए जो कि इक्वालिटी की बेसिस पर हो। अब ये जो सिंधी वर्सेस मुहाजिर वाली चीज़ है ना, इसके लिए शहजाद भाई मैं तो बड़ा अगेंस्ट हूँ, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ ना इसकी, तो अक्सर व बेशतर मुझे मेरे पेज के ऊपर अक्सर व बेशतर लोग गालियाँ दे रहे होते हैं जो कि MQM के सपोर्टर है ना, उस अल्ताफिस्ट मेंटालिटी के सपोर्टर है, मुझे गालियाँ देते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं तो उधर ही से आया हूँ, मैं उधर ही से निकल कर आया हूँ। और अगर अभी मैंने आपको देखा था कि किसी ने लिखा था कि आपने लिखा था ना कि क्वेश्चंस पूछो, तो एक बंदे ने नीचे लिखा था कि ये बंदा जो है दानियाल जो है ये एंटी सिंधी है या फिर ये इंटरेस्टिंग। ये दोनों कमेंट्स आए, हाँ। एक आया कि मुहाजिर कार्ड क्यों खेलता है, हाँ। और एक आया कि ये मुहाजिरों के अगेंस्ट क्यों है। ऐसे ये दोनों चीज़ें साथ साथ तो नहीं हो सकती। इतना खतरनाक ये नुकसान होता है आपको सेंट्रिस्ट होने का, डुअलिटी ऑफ मैन। एंड ये मेरी आई वुड से कि ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मेरी अचीवमेंट है कि मैं इस तरह का सेंटर्स रहा हूँ कि यार दोनों तरफ से लोग मुझे समझते भी हैं, दोनों तरफ के लोग, ठीक है। और कुछ जो हैं माशाल्लाह से ज़्यादा पढ़े लिखे वो गालियाँ देते हैं। अब मुझे भी ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, ये मुझे लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। लोग मुझे जो भी लेबल करें, मुझे पक्का पता है कि तीनों जो हमारी बड़ी पार्टीज़ हैं ना, विद इन द पार्टीज तीनों मुझसे नफरत करती हैं। ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि मुझे तीनों पार्टी के लोगों से मैसेज आ चुका है कि तुम हमारी पार्टी से क्यों नफरत करते हो। तो आप लाइक चलो फिर मैं ठीक काम कर रहा हूँ अगर तीनों पार्टीज़ को लगता है। आई जस्ट फील लाइक वी क्रिटिसाइज फॉर द रॉन्ग इशूज़, राइट। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि हम लोगों की मिजरी को एक टॉकिंग पॉइंट बना देते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की भी जंग हो ना, तुमने अपनी औरतों के साथ ये किया, तुम्हारी मतलब आप लिटरली असॉल्ट विक्टिम्स को एक फेसबुक कॉमेंट वॉर जीतने के लिए फड्डा कर रहे हैं। जिस तरह हम थर की बात करते हैं, थर में हॉस्पिटल्स और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। थर में बहुत लोग वाइड स्प्रेड PPP को वोट देते हैं। थर में जो इशू है ये है, वो PPP की गवर्नमेंट ने एंग्रो और इनके साथ मिलके जो ये थर कोल माइंस बनाई हैं, जो पाकिस्तान को बिजली देगा और सस्ती बिजली देगा, और एक्चुअली पाकिस्तान का इससे बहुत फ़ायदा है। बट थर में जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर होगा उस वजह से, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। दोज आर नॉट थिंग्स वी केयर अबाउट। जब कराची वाले लोगों के लिए बहरिया टाउन बनता है, दे लव दैट कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसा मिलेगा। उस पर वो लोग कंप्लेन नहीं करते। उस पर आप PPP को क्रिटिसाइज़ करें ना कि भाई आप लोग अगर कहते हैं हम लोगों के साथ खड़े हैं, तो आप मलिक रियाज के साथ मिलके सिंधी विलेजर्स को मार के उनके ज़मीन क्यों चुरा रहे हैं। उस पर PPP को क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। एम्पैथी, ठीक है। गुज्जर नाला जब आप तोड़कर एक एक्सप्रेस वे बनाएंगे ताकि DHA के रेजिडेंट्स DHA सिटी और बहरिया टाउन कंफर्टेबली जा सकें, उस पर PPP को क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, क्योंकि वो गरीब मर रहा है। उस पर क्रिटिसिज्म किस पे आएगा जी? DHA डूब गया। अबे तो DHA का ताल्लुक क्या है गवर्नमेंट से? नथिंग। बट यू कांट गो एंड क्रिटिसाइज द पीपल, बिकॉज जब किए थे जिन लोगों ने वो DHA प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराई थी, उनके 3-4 लोगों पे FIR कटी, उसके अगले दिन कोई भी नहीं गया। वो जो 2020 वाली बात जी, उसके बाद कोई भी नहीं गया। वो बेचारी कोई एक एक्टर है
जो कई दिन बैठी रहीं, मैं भूल गया उनका नाम, खातून थी, 3-4 लोगों के साथ, कोई नहीं गया। इन लोगों ने ग्रुप्स में डाला कि यार प्लीज़ हमारे सपोर्ट में आओ। सो जिनको क्रिटिसाइज़ करना है आप कर नहीं सकते। तो इट्स वेरी ईजी कि सियासतदान डैश 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 हैं और ये बोल के सो जाओ और आपको लगे जी मैंने बड़ी जिहाद की है। आई थिंक आई एम ग्लैड कि सियासतदान जो है वो बोलने देते हैं। हाँ, कम से कम किसी को तो गाली दे सकते हो ना। आई एम नॉट सेइंग दे आर परफेक्ट, बट अगर सभी उनको गाली दे रहे हैं तो मे बी लेट्स यार एटलीस्ट बोलने तो देते हैं। एटलीस्ट हमारे पास कुछ दिल हल्का करने को कुछ बात तो है कि हाँ यार ये इनको तो बोल सकते हैं हम लोग। जो इनका हक है, जो उन्होंने हक मारा है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर तो हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करने देते हम बाकी मुल्कों की तरह, तो फिर तो जाते हैं हम तो ईरान बन जाते दूसरे। आपको क्या लगता है कराची के क्या मसले रहे हैं? समबडी हु कराची का झंडा बुलंद करके चलता है। हाँ कराची का, हाँ सही बात है, कराची के स्टार्क्स, कराची के टारगेरियंस हम। सो बात ये है कि कराची के मसाइल, यार कराची के मसाइल जो है ना वो बहुत सारे हैं मेरी नज़र में। आई थिंक आई वुड से कि स्ट्रीट क्राइम अगर ये कम हो जाए ना, ठीक है, अगर ये कम हो जाए और ये सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, पुलिसिंग उनके हाथ में है, एंड देन फिर उसके साथ जुडिशरी भी इनके साथ मिलकर इस चीज़ को सीरियस ले लें, कराची के बहुत सारे मसले हल हो जाएं। कराची वालों को एटलीस्ट सुकून हो जाए, क्योंकि आप भी कराची में रहते हैं। आप जब गाड़ी में घूम रहे होते हैं, मुझे बताएं जब आप सिग्नल पर रुकते हैं क्या सोच रहे होते हैं? आप शीशे ऊपर करते हैं, शीशे ऊपर करते हैं ना गाड़ी के, टेंशन होती है क्योंकि आपको पता है यार शीशे भी ऊपर कर लिए, फिर भी कोई आएगा अपनी गन का बट मारेगा और बोलेगा नीचे कर। हाँ, वो जो शीशे साफ करने वाले यूं करते हैं, आप यूं हो जाते हो, कहाँ जाते हो। तो ये तो ट्रॉमेटाइज, ये तो इंतहाई ट्रॉमेटाइज ज़िंदगी है, परेशानी वाली है। और मैं तो रहता ही नाज़िमाबाद में हूँ, तो मैं जब ईसा नगरी से गुजरता हूँ हमेशा मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। तो ये तो ज़िंदगी मेरी टेंशन में गुजर रही है, रोज़ की, आना जाना हर वक्त, ठीक है। तो ये इंसानों की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इतना बुरा सीन है यहाँ पर कि गरीब भी सुकून में नहीं है, अमीर भी सुकून में नहीं है। आप बहुत अमीर होंगे तो फिर आप डाला रखें, आप अपने पास गार्ड्स अरेंज करें 4-5, फिर भी मैं कहता हूँ आप शायद जो है ना बचे हुए नहीं हैं, ठीक है। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, मेरी गाड़ी जहाँ पर आप आए थे वो CHR है मेरी गाड़ी, उसका साइड मिरर चोरी हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे पूरे कराची में नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं क्या करूँ यार। और ये बहुत नॉर्मल सी स्टोरी है कराची आइट की, ठीक है। अब हमारी पुलिस वाले अक्सर बोलते हैं कि नहीं यार शिकागो में भी, बड़े जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं शिकागो में भी होता है और यहाँ भी होता है। पूरी जगहों से आप कंपेयर कर रहे हैं, आप ज़रा मुझे दिल्ली से कंपेयर करके दिखाएं, बॉम्बे से कंपेयर। पुलिस वाले साहब आए थे टीवी पे और उन्होंने स्टैट्स निकाले, उन्होंने बोला भाई रिपोर्टेड क्राइम इतना है, रिपोर्टेड क्राइम इतना है, कराची स्टिल वन ऑफ द सेफेस्ट। ऐसे क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा ना क्राइम। जब हम बोलते हैं अच्छा जी इंडिया में औरतों पे ज़्यादती रिपोर्टेड ज़्यादा नहीं, यहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही ना, ऐसा ही है। दैट्स आवर इशू। मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, जाके FIR कटवाई नहीं। कितने लोग हैं जिनके मोबाइल कराची में चोरी होते हैं, वो जाके उसकी FIR कटवाते हैं। लोगों को पता है कुछ भी नहीं होगा। मैंने नहीं कटवाई, मैंने नहीं कटवाई, मेरा मोबाइल चोरी हुआ। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल चोरी नहीं हो रहे। आई मीन दोज वीडियोस, यू आल्सो मेड अ वीडियो ऑन वन ऑफ दोज वीडियोस, यार इट्स वेरी सैड। वो जो इफ्तारी कर रहे थे वो लिटरली आए और वो इफ्तारी करते करते उन्होंने फ़ोन निकाला, यूं दिया और वो लड़का इफ्तारी कर रहे हैं, उनको पता है कि यार कुछ नहीं होगा, मुझे ये सामान देना है, एंड देन आई एम सेफ शायद ना, ठीक है। तो ये तो मैं वो बंदा काम करने आया, दो जरा समोसा खाते रहो अपना, ये रूटीन है। तो ये कराची का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। ये निकल जाए इंशाल्लाह, अगर ये किसी भी तरह निकल जाए, चाहे मैं पहले भी मैंने कहा था, चाहे मुर्तज़ा वहाब हो, कोई भी हो यार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपने कराची के लिए काम कर लिया, पूरा कराची आपको वोट देगा। यू थिंक बैनिंग सेकेंड हैंड मार्केट्स वुड हेल्प? सेकेंड हैंड साइड मिरर बेचो ही ना, क्यों बेचते हैं भाई? सेकेंड हैंड साइड मिरर जब आप जाओ लेने, मेरा ही मिलेगा। हाँ, वो बंदे आते हैं साइड पे, बोलते हैं हम लगा देते हैं। दुकानों पे भी नहीं होता, वो बंदा होता है और वो इसने किसी का तोड़ा हुआ होता है जो आप पे आके लगा देता है। व्हाट अबाउट फोन्स? फोन सबसे बड़ी मार्केट है, हजारों फोन है। नहीं कर सकते सेकंड हैंड, क्या करें आप? यहाँ से निकल के जलालाबाद जो चला जाता है अफगानिस्तान, वो हाँ उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा खासा जाता है। हाँ। आईफोन जितने भी हैं वो टूट टाट के वहीं बिक्रे होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और अरबों रुपए का नेटवर्क है, ठीक है। तो गाड़ियाँ, बेशुमार गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ, एंड देन बाइकें। भाई मैं तो, आप किसी बाइक वाले से पूछें, बाइक वाला फ़ोन वाले से ज़्यादा टेंशन में होता है। किसी हॉस्पिटल के बाहर पार्क की, किसी दुकान के बाहर पार्क की, कहीं भी पार्क की, मस्जिद के बाहर पार्क की, यार बाइक चोरी हो जाती है। हम लोग फ़ोन्स पे इतनी बातें करते हैं, हम लोग बाइक पे बातें नहीं करते। हज़ारों, 50-60 हज़ार बाइकें साल की चली जाती हैं कराची से। कहाँ जाती हैं हमें नहीं पता, लेकिन गायब हो जाती हैं।
और ये बड़ा नॉर्मल है। मैं अगर आपके इर्द गिर्द जितने भी हैं आपके जानने वाले, आप पता करें मेरे स्टाफ में तो काफ़ी सारे लड़के हैं बाइक वाले, हर दूसरे बंदे की बाइक चोरी है। भाई तेरे जानने वाली किसी की बाइक चोरी हुई, भाई की हो गई भाई बाइक चोरी, देखा नॉर्मल है यार। बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। आई गेस सेफ सिटी कैमरास वुड हेल्प। बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं शहजाद भाई। क्या है बताओ? यही वाली जो आपने बात की है, ऑफ कोर्स अगर हल करने पे आए तो कर सकते हैं। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बहुत बड़ा रेशो कम कर सकते हैं। सो आपने कराची के मसले की बात की, मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला है मुझे ये भी बात, बिकॉज बिफोर यू मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम, ये भी मुझे चीज़ बुरी लगती है कि यू नो समटाइम्स, अभी मैंने देखा किसी कोई ज्वेलरी शॉप में वो आए थे चोरी करने, वो जब जा रहे थे पीछे से वो आए, उन्होंने गन ली और उनको मार दिया। दैट्स द बेस्ट थिंग अवेलेबल टू द ज्वेलरी शॉप ओनर, ओके, बट इट्स स्टिल वेरी सैड टू सी। लेकिन लोग उसको इतना सेलिब्रेट कर रहे थे कि वाओ बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। आई एम नॉट ब्लेमिंग द ज्वेलरी गाय ओनर बिकॉज ऑब्वियसली हिज लाइफ वॉज एट रिस्क, बट इट्स स्टिल सैड। लाइक दिस शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड। लाइक हम कराची वाले कुछ वायलेंस हमें इतना नॉर्मल लगता है कि एक टाइम था हम तो नॉर्मल लगता था, हाँ लाशें निकल रही हैं, कि ये चीज़ अब हमें वो शौक भी नहीं करती कि गन फायर एक्सचेंज हो रहा है एंड वी आर समहाउ सेलिब्रेटिंग इट। जी हाँ, और हम अगर कोई डाकू हाथ लग जाए तो हम उसको जलाने पर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि क्यों खुश होते हैं। ठीक है, बात ये है कि हर महीने 8 से 10 बंदा यंग लड़के मरते हैं इन डाकुओं के हाथों। ठीक है, ये भी तो एक सच है। उसमें वो भी तो यू हैव टू एट सम पॉइंट लेट द कोर्ट्स डिसाइड, राइट? ये जो ब्लास्फेमी में लोग मारते हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि यार सब कर रहे हैं तो हमें जो भी मिल जाए हम उसको चला दें। नो, यू कांट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड। बादराबाद का एक किस्सा था, आपको याद है? एक बच्चा था जो घर किसी काम के लिए आया था, उनको लगा चोर है, उन्होंने पहले छत पे बांधा, उसको टॉर्चर वॉर्चर किया, फिर उसका इंतकाल हो गया था। दिस हैपेंड क्लोज टू हैदराबाद a year or 2 ago and he was a young kid, 14-15 टाइप। सो ऐसा भी नहीं है कि यार मतलब किसी को तो इंसान बनना पड़ेगा ना, अगर दूसरा आदमी जल्लाद है, यू स्टिल हैव टू समहाउ फॉलो द लॉ। अब आप देखिए ना, मेरी बात सुने, उस चोर को पकड़ा, ठीक है, इस चीज़ को समझें, उस चोर को पकड़ा, पुलिस को दिया, पुलिस ने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया। उस चोर ने 2 बंदे भी मारे हुए, 50 मोबाइल भी चोरी किए हैं। और अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो एक इंतहाई इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ के अंदर जो ऐसा कराची जहाँ पर कोई मसाइल ही ना हो, और हम पुलिस खुदा खास्ता कोई चोर आता भी है तो पुलिस उसको पकड़े और उसको कोर्ट जो है वो डाल दे जेल में, और वो ऐसा जेल भी ऐसा हो कि उसमें वो चोर की प्रॉपर तरीके से जो है वो तरबियत हो। चोर भी इंसान है ना, उसकी तरबियत। अगेन इजंट दैट द सेम आइडिया कि कोर्ट्स भी सारे नल्ले हैं, पुलिस भी सारी नल्ली है, महेश भी अच्छा गाना सुना नहीं आपने? महेश नहीं सुना तो वो उस वजह से हम ये करते हैं। आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं। आई डोंट नो इफ यू हैड एनी पुलिस। साहब ने कहा था कि सिर्फ 99% पुलिस वालों की वजह से सारे बदनाम हैं। बट हैव इफ यू अभी वो आई हुई थी सुमैया सैयद तारिक, उस कराची पुलिस सर्जन, पीपल वर शॉक्ड एट हाउ कॉम्पिटेंट शी वाज। लोगों को लगता था कि पुलिस में तो मतलब सब इससे बुरे कोई लोग भी नहीं होते, कोर्ट्स में इससे बुरे लोग भी नहीं होते। विच इज़ वाई ऑल्सो मैं पॉडकास्ट पे ऐसे लोगों को बुलाता रहता हूँ कि यार शो द गुड साइड, कि अपने इंस्टीट्यूशंस पे थोड़ा तो भरोसा रखो ना यार। अगर ये कि आप बोलते रहोगे अच्छा पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, तो फिर ठीक है, हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर में चले जाओ, सब गन लेके बैठ जाओ, जो चोर लगे उसको शूट करना शुरू कर दो। आई डोंट थिंक रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द लॉ इज़ यू कैन टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। यू कांट। करना ही चाहिए कि आई थिंक हमें पुलिस को या फिर जुडिशरी को प्रेशराइज करना चाहिए कि प्लीज़ इनको आप सजाएं दें। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे बताओ ना, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं कि नहीं मिलती? आई मीन आई नो परसेप्शन है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने आकर बताया था क्या नहीं मिलती सजा? उन्होंने कहा था हाँ कि वो छूट गया क्योंकि कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, एनेक्डोटल होगा ना यार ये। बट ये तो किसी को स्टडी करना पड़ेगा और स्टैट्स देखने पड़ेंगे कितने चोर पकड़े जाते हैं और फिर वो छूट जाते हैं। आई नो परसेप्शन तो ये है कि सभी छूट जाएंगे। आई डोंट थिंक तो सब छूट जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा बंदा छूट रहा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने वो जब आए थे पॉडकास्ट में 2-3 उन्होंने वाक़यात शेयर किए थे कि किसको पकड़ा, कितने उसके ऊपर केसेस थे, और कुछ दिन बाद दोबारा छूट गया। एंड देन मैंने एक भी रिसेंटली स्टोरी की थी, 1 साल पहले बल्कि स्टोरी की थी एक खातून की, उनका जो इंडस हॉस्पिटल में काम कर रही है, उनके छोटे भाई को जो है ना वो शक की बिना पर उनकी वालदा के साथ मार दिया था। और बहुत बड़ा केस है, कराची का एक बहुत बड़ा केस है। आप वो वीडियो देखिएगा,
और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उस पूरी फैमिली को उस कातिल ने किस तरह से टॉर्चर किया था। मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, ऑफ कोर्स उनकी फैमिली की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन शहजाद भाई ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, इनमें बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। ये बोलना कि यार स्टैट्स कुछ, जब आपके इर्द गिर्द कुछ पक्के सबूत होते हैं ना कि नहीं यार इस फैमिली के साथ इस तरह से हो चुका है, मेरे एक जानने वाले के साथ इस तरह हो चुका है, तो फिर आपका तो परसेप्शन यही बनेगा ना। बट दोस्त देन आर प्रोबब्ली लाइक पावरफुल पीपल ना, जो पुलिस से छूट सकते हैं। या तो उनके पास इतना पैसा है, या तो उनके पास इतने कनेक्शंस हैं। आई डोंट थिंक जो सबसे गरीब मोबाइल चोर है, जो अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा मोबाइल चोरों को, वो जल्लाद हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बट अगर कोई इसी तरह कर रहा है खुद से, उसके पास तो इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी छूटने वाली। जो छूट रहा है। आप जानते हैं मोबाइल चोरों को? हाँ, सारे मेरे दोस्त हैं, बडीज हैं, मेरे सामने आते हैं। बात यही तो है कि आपको नहीं, इसके बाद हम दोनों और क्या करेंगे, ये तो करेंगे। आपको नहीं पता ना शहजाद भाई कि कुछ जो चोरी कर रहा है, मार रहा है, आपको नहीं पता कि वो, आपको नहीं लगता कि वो पीछे कोई ना कोई उसका सेटअप होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जो लोग हैं कनेक्टेड, जो लोग माफिया का हिस्सा हैं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, दे आर प्रॉब्ली द वंस हु आर गेटिंग आउट। सो दोज आर ऑलरेडी दोज पावरफुल पीपल जिन पे कोई हाथ नहीं डालता, उन पे हाथ डालने चाहिए ना, उधर हमें विल चाहिए। आई डोंट थिंक मुर्तज़ा वहाब कैन गेट अवे बाय ब्लेमिंग द जुडिशरी ऑन दिस। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की कलूजन है, कहीं ना कहीं अगर ब्यूरोक्रेसी की कलूजन है, देन दोज पीपल नीड टू बी हेल्ड टू अकाउंट। मेरा मानना ये है कि स्टेट को पीछे बढ़ना चाहिए चोर के। अगर खुदा ना खास्ता छूट भी रहना है, कैसे छूट रहा है वापस डालो इसको, ठीक है। पूरी यार बट वो हो नहीं सकता ना, बाय लॉ नहीं हो सकता ना। अगर लाइक लेट्स से एविडेंस नहीं था, या एविडेंस कलेक्शन में कोई गलती कर दी, या अरेस्ट में कोई गलती कर दी, आई थिंक वंस यू स्टडी द लॉ, तो उसमें आपको देयर आर मिलियन थिंग्स दैट नीड टू बी डन बाय द बुक। सो वो एक इनेप्टनेस भी तो आ जाती है। अगर इफ़ यू वॉच दीज ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, उनको पता भी होता है, वो अरेस्ट नहीं करते बिकॉज देर लाइक अनलेस वी हैव सम प्रोबेबल कॉज फॉर अरेस्ट, अनलॉफुल अरेस्ट की चक्कर में वो छूट जाएगा। सो द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड also need to exist, right? तो वो system will run like it should run। अगर आपने गलत अरेस्ट किया है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं था, अगर आपने अरेस्ट करने में कुछ गलतियां की हैं जो उसके राइट्स इन्फ्रिंज किए हैं, then it's your fault that person is getting out। तो फिर तो कैसे चलेगा सिस्टम? ऐसे ही चलेगा यार। no system's perfect। We need to make, of course we need to make the system better। उसने एक पॉडकास्ट में, मेरे पॉडकास्ट में आया था, उसने कहा था कि आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है कि चोर अपनी जरा खुद करते हैं वहाँ पर। क्या मतलब जो मोबाइल चोरी करने वाला है वो अपना केस खुद लड़ता है। इज इट ट्रू? हो सकता है ये पॉसिबल? उन्होंने कई ये बात क्लेम किया, किसी ने कर लिया होगा, मतलब मे बी समबडी डिड इट। अब वो सो शॉक रही है, कैसे पॉसिबल है यार। कह रहा हूँ क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस पता होता है, उनको पता है कि ये तरीके हैं और फिर दोबारा से उस प्रोसेस को फॉलो करना है यार। अब ये तो एक एनेक्डोटल एविडेंस। अच्छा खैर, हम फंस ही गए हैं इस टोटोलॉजिकल डिबेट में। मुझे आगे बताएं, दूसरा मसला क्या? भाई मुझे तो यही मसला सबसे बड़ा मसला लगता है। दूसरे मसले फिर कचरे का मसला, फिर देन रोड्स के मसले, देन आई थिंक लोकल गवर्नमेंट विल सॉल्व अ बंच ऑफ दिस कचरा प्रॉब्लम। ये तो आराम से फॉर ऑल ऑफ MQM's ills, आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न पीपल लाइक्ड MQM वाज कि जो सेक्टर इंचार्ज था वो आपकी गली के कोने में या आपके मोहल्ले में यूनिट इंचार्ज, तो आप उसके पास जा सकते थे कि यार ये कचरा है इस गली में, तो वो साफ़ हो जाता था। नॉट ओनली दैट, वो तो फड्डे भी सॉल्व करवा दिया करते थे यार, घरों के मसले भी सॉल्व करवा दिया करते थे, जो कि उनका काम नहीं था, बट स्टिल आई मीन डाउन साइड ऑफ दैट वाज कि फिर वो मोबाइल चोरी भी वही लोग करते थे, वायलेंस भी वही लोग करते थे। आई थिंक खाले ज़्यादा छीनते थे। वायलेंस बहुत हुआ है, कुछ होता था ब्रो, वायलेंस मतलब लाइक चलो लोगों को मरना तो एक स्टैटिस्टिक्स है, बट सर खुलना वो तो पता भी नहीं कितने लड़कों के सर खुले हैं। बहुत बुरा टाइम था वो। शायद हाँ, कराची की आधे लौंडों के सर खोल चुके हैं फड्डों में। या भाई तो दूर की बात है, साथी भाई के खिलाफ तूने कैसे बोला? भाई नहीं, साथी भाई तो आपको पता है ना, वो होता है जो कि वर्कर होता है, उसके खिलाफ कैसे बोला? आई थिंक इनके 85,000 कारकुन हुआ करते थे उस वक्त वर्किंग। बड़ा ख़तरनाक किस्म का माहौल था, बदमाशी वाला माहौल था। आई थिंक वो बिल्कुल गलत था। कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बुरी थी। नाउ दैट यू लिव इन दिस कराची, डू यू समटाइम्स वंडर कि यार हम लोग रहते कैसे थे? मतलब हमें ये नॉर्मल कैसे लगता था कि एक दिन आएंगे बोलेंगे अगले 3 दिन सारे कारोबार बंद होंगे और हम बोलते थे हाँ ठीक है।
मतलब ये पूरा शहर कैसे इस तरह हॉस्टेज था और नॉर्मल लगती थी हमें ज़िंदगी. आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा यंग था उस वक्त. आई वाज 16 years old एट दैट टाइम, या फिर 17. 2008 से 2013 वाला वक्त जो टाइम था वो थोड़ा एक्सट्रीम था. लेकिन उस वक्त तक मैं बचपन से ही देखता आ रहा था शहजाद भाई, तो मुझे तो वो नॉर्मल लगता था. सेम. अब दूसरी, नॉट ओनली दैट, हड़तालें, जलाओ घिराओ, ठीक है, देन भत्ताखोरी, ठीक है, पर्ची आ गई है, देन खाले तो जाएंगी, ठीक है, पर्ची आ गई. और ये सिर्फ MQM ही नहीं थी, फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसकी रवायत को कायम कर लिया था. फिर वो पर्ची सिस्टम हो गया था, ठीक है, उसमें गोली आती थी घूमकर वहाँ से अमन कमेटी की तरफ से. बड़े ख़तरनाक हालात थे यार. और भाई की अगर हल्की सी कोई नाराज़गी हो गई, आज भाई ने सुबह इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर इस्तीफ़ा वापस भी ले लिया था, वो भी तो पूरी सिचुएशन होती थी. 1800 बार हो चुका था ये सीन. सो हाँ, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उस एक तरफ जो है वो गाली दी थी मुहाजिरों को 3 दिन घटिया तरीन. क्या उसने भूखे नंगे बोला था? घटिया आदमी, घटिया लफ्ज़, भूखे नंगे, इनको शर्म आनी चाहिए. घटिया आदमी, घटिया अल्फाज. जो इस तरह की बात करता है, ऑफ कोर्स जलील. नहीं, मेरा बोलना ज़रूरी है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बढ़ गई. यार कितने अफसोस की बात है कि आपको अपने आप को क्लियर करना पड़ता है. स्वेयर लाइक, खैर छोड़ो. खैर, सो बात ये कि उसने ये बात बोली, 3 दिन तक शहर जल गया था. ये तरीके ये नॉर्मल था इस शहर के लिए, ठीक है. जलाना, लोगों को मारना. नॉट ओनली दैट, जब बेनज़ीर साहिबा की जो शहादत हुई थी, वो टाइम भी बड़ा बुरा था इस शहर के लिए, ठीक है. हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हाथ साफ़ किए हैं एंड सबके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन गई थी मिलिटेंट विंग. उसके लिए तो जाहिर सी बात है जो उस वक्त की हुकूमत थी, एंड देन फिर हमारी आर्म फोर्सेस ने जो प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन किया, एंड देन वो भी एक लंबी बहस है यार. बट अब उसमें भी वही मसले हैं ना, अगेन लाइक लंबी बहस है, बेकार. हाँ, कि उसमें भी अगर आपने बच्चों के साथ ज्यादती की है या रोडों पे गोलियां मारी हैं, अब वो भी ठीक नहीं है. जो हो रहा था वो भी ठीक नहीं है. आई थिंक समटाइम्स पीपल स्पेशली ऑन सोशल मीडिया ना, दे टेक अ वेरी ब्लैक एंड वाइट अप्रोच कि यार ये सही है, ये गलत है, जबकि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है. जब हम चोरों की डिबेट कर रहे थे, हम फंस गए थे. एंड आई डोंट थिंक वन वाज राइट, वन वाज रॉन्ग, बोथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन सर्टेन थिंग. तो हर चीज़ ग्रे है. जी, वायलेंस हो रहा था, बिल्कुल वायलेंस हो रहा था, उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था. जिस तरह ऑपरेशन हुआ, क्या उसमें कई ज़्यादतियाँ हुई? बिल्कुल हुई. यही तरीका है. बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि यही वाली बात है कि बिल्कुल सही ऐसा हो नहीं सकता कि तो कहीं गलत है कहीं सही है. दोनों तरफ की बात बोलना भी बड़ा ज़रूरी है. एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट कर करके इतनी जिम्मेदारी आना शुरू हो जाती है. मेरे में अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आ गए. तो लोग मुझे फिर ज़ाहिर है जब सारे लोग गालियाँ दे रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, मैं शायद मेरी अप्रोच ठीक है. कोई और बात करते हैं यार. इसी में आई थिंक द पॉडकास्ट फॉर्मेट इज़ कि जब कोई सामने बैठता है, यू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट. लाइक फॉर इंस्टेंस मुर्तज़ा वहाब भी आए थे. आई एम मेंशनिंग हिम अगेन एंड अगेन बिकॉज बोथ ही इज़ कम ऑन बोथ ऑफ आवर पॉडकास्ट. आई थिंक लोगों का शायद परसेप्शन थोड़ा बदल गया. एक सर्टन परसेप्शन होता है गवर्नमेंट के बारे में, यार गवर्नमेंट का इंसान होगा, ऐसा होगा, ये होगा, जाहिल होगा, इसको कुछ पता नहीं होगा, सिर्फ चोरी करने बैठा होगा. देन यू सी अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड यूर लाइक, ओ डैम, ये तो चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी. मतलब स्ट्रेंज थिंग ही टोल्ड मी, ही सेड कि 70% ऑफ कराची इज़ कैंट. 70%, यू नो, ये जौहर शहर जो भी है ये कैंट एरिया में आता है. जौहर का जो ब्रिज बनाया है पीपल्स पार्टी ने मेरे बनाया, जो कि कैंट के अंदर आता है. लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि जो लोग वहाँ से रोज़ गुजरते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो इतनी गालियाँ देते हैं. किसको? ज़िंदगी अजाब हो गई ना, वो ब्रिज जो बन रहा है. तो देयर लाइक ज़िंदगी हमारी अजाब हो गई है. क्या खिचड़ी है कराची यार. नो, बट इफ इट्स 70% कैंट एंड दैट फैक्ट इज दैट स्टेटिस्टिक इज ट्रू, तो मतलब मैं किस लेवल पे जाके मेयर या फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को गाली दूँ? फिर तो मेरे को दे ही नहीं सकता ना मैं. जैसे ना सेफ सिटी का भी है, अगर कैंट एरियाज में आप लगा ही नहीं सकते और क्या अराउंड भी नहीं लगा सकते, क्या करेंगे? कहाँ लगाओगे? शारे फैसल पे नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे? कहाँ लगाओगे फिर? बड़ा मसला है. तो हमें तो ये भी नहीं पता ना कि यार हम हमारा ओप्रेसर कौन है. हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते. और कितने हैं, कौन कौन है? जितने भी खड्डे हों, वीगो तो आ सकती है ना यार. छोटी गाड़ियाँ नहीं, कचरे वाली गाड़ी नहीं आ सकेगी, KMC की गाड़ी नहीं आ सकेगी, वीगो चीगो तो आ सकती है. चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई. हम वैसे भी कराची में रहते हैं, मैं तो खामोश ही रहता हूँ भाई. सीधी सीधी बातें करता हूँ, अच्छी बात. क्या बोला था ज़ैबिस पे तुमने कि तारिक रोड पे? तो तारिक रोड पर रहता हूँ भाई मैं. वो तो बाइकिया भेजेंगे मुझे उठाने के लिए, ये बोला था. या फिर रक्षा चिंगजी भेजेंगे. सेफ बातों पे आ जाते हैं यार. हाउ डू यू डील विद दिस? हमने आई नो हमारी जो मैं आया था तब भी मेंटल हेल्थ की बात की थी,
बट अभी मैं भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, आई एम श्योर यू आल्सो सॉ द पोस्ट. हाँ मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, मुझे बड़ा मज़ा आता है. मज़ा तो नहीं आता होगा यार, ये तो इम्पॉसिबल है. मज़ा, चलो मैं उसको मज़ा बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं तो, मुझे पता है यार ऐसे ही होगा शहजाद भाई, ऐसे ही होगा. लोगों का तो प्रॉब्लम है ये, और गालियाँ दे रहे होते हैं क्योंकि बात ये है कि एक हाथ में एक पावर आ गई है एक फ़ोन की, और उनको पता है कि यार ये मैं लिखूंगा और कोई मेरे घर पर थोड़ी आएगा मुझे पकड़ने के लिए. इसी वजह से किसी से आप रियल में मिलते हो तो कोई भी आपसे बदतमीज़ी नहीं करता, सब प्यार से मिल रहे होते हैं. ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, लिटरली ऐसा हुआ है. 1-2 साल पहले मैं जब GDC के एक इवेंट में गया था, GDC क्या है? JDC जफराबाद भाई का. तो मेरे सामने ना एक लड़का बैठा हुआ था और उसकी क्योंकि हमारे ना कान खुले होते हैं, ऐसी कोई कराची वाइंस का नाम लेता है, दानियाल शेख का नाम लेता है, तो मेरे एकदम कान खुल जाते हैं कि हाँ यार क्या बात चल रही है. मैं बैठा हूँ मानी के साथ, अपने दोस्त के साथ और बाकी टीम के मेंबर्स के साथ. पीछे एक लड़की थी, उसकी आवाज़ है, अरे कराची वाइंस वाले बैठे हुए हैं, दानियाल बैठा हुआ है. तो उसके भाई ने गाली देकर बोला लिटरली, अबे ये तो वो है, ठीक है, अभी ये लोग तो बेकार लोग हैं, फारिग हैं. नहीं यू शुड हैव बेकार वाइन्स नहीं, हम कराची वाइन्स. वो लिटरली गालियाँ दे रहा है और मुझे आवाज़ आ रही है. शुक्र मानी को नहीं है क्योंकि मानी तो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन मेरे बराबर में मेरा दूसरा डायरेक्टर दोस्त बैठा हुआ था, उसको भी आवाज़ आई. भाई 2 मिनट बाद वो लड़का आता है घूम के, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई कैसे हैं आप, मेरी बहन आपकी बड़ी फ़ैन है, प्लीज़ इसके साथ तस्वीर ले लेंगे, दानियाल भाई मेरे साथ भी ले लें. और मैंने सुना था सब कुछ, आई वॉज स्टिल नाइस. मैंने बोला नहीं यार दानियाल भाई यहाँ पर आप फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है. तो ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है, ठीक है. और ये बड़ी अल्लाह ताला और ज़्यादा ताकत देता है इस तरह की सिचुएशंस में ना, कि हाँ यार अपने काम से काम रखना है और अपने सर को सीधा रखना है, एक ही स्ट्रेट हम काम से काम रखना है. हमारा काम है कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है. लोगों की गालिम गलोच का आवाज़ें आ ही नहीं रही मुझे ना, अपने काम बंद करने की कोशिश करूँ जितनी करूँगा. देखो अब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, अगर उसमें आमिर सुहेल कमेंट्री कर रहा है, मुझे वो जहर लगता है और मैं बोलूँ चलो मेक सेंस, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने मैच देखना है, मुझे आमिर सुहेल नहीं जो एक्चुअली नहीं पसंद उसकी कमेंट्री, और मैंने सुना बड़ा पवा है उसका, इसी वजह से वो कमेंट्री बॉक्स में एटलीस्ट इट मेक्स सेंस फॉर मी टू क्रिटिसाइज़ कि यार अच्छा मेरे पास ऑप्शन नहीं है. हम यूट्यूब पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, हम किसी से पैसे ले रहे हैं ना, हम नेशनल टीवी पे आ रहे हैं. किसी को मेरी पॉडकास्ट नहीं पसंद, बंद करे किसी और की देख ले. किसी को आपकी पॉडकास्ट नहीं पसंद, बंद करे किसी और की देख ले. ये बोलना कि हम पॉडकास्ट करना बंद कर दें क्योंकि तुझे नहीं पसंद, भाई क्या हो गया, तू कौन है, तुझसे शादी की है हमने यार. आई थिंक शहजाद भाई इस तरह से तो मैं लोगों से ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे ना तो प्लीज़ रियल में आकर मुझे क्रिटिसाइज़ करो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ और तुम्हें वाकई में जवाब देना चाहता हूँ. क्यों भाई, मैं नहीं सुनना चाहता, तुम करो अपने घर में बैठ के क्रिटिसाइज़ करो. क्यों सुनना चाहते हो यार, अगर कोई करना चाहता है. मेरा तो दिल करता है कि यार ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये कभी सामने आकर इस तरह से मुझे बोलें, क्यों, ताकि मैं जवाब दे सकूं, उनको समझा सकूं. व्हाई डू यू ओ देम दैट एक्सप्लेनेशन. देखो आपको मेरी बात कोई बुरी लगती है, आप मुझे बोलेंगे, मैं रिस्पेक्ट करूँगा राइट, एज अ फेलो कंटेंट क्रिएटर. इवन हम जब नहीं मिले थे, हम जब पहली दफ़ा मिले हैं, वी सैट इधर ही बैठे थे ना, हमने बात की, आई विल रिस्पेक्ट दैट, आई विल वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू गेट टू नो योर ओपिनियन. कोई बैठा हुआ है, अब उसके कोई ओपिनियन है मेरे बारे में, लोग बोलते हैं शहजाद मेरे पास टाइम नहीं होता, तुम 15 मिनट की पॉडकास्ट करो. मुझे पता है इस ओपिनियन की मैंने आई हैव अ कॉन्सेप्ट, आई एम डूइंग समथिंग, आई नो दिस इज़ नॉट क्रिटिसिज्म दैट आई वैल्यू. व्हाई डू आई वांट टू सिट अक्रॉस देम एंड हैव देम क्रिटिसाइज. क्यों भाई, ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए यार. क्यों दिल करता है किसी हेटर के साथ पॉडकास्ट करूँ, क्योंकि मैं जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, भाई मैंने किया. और व्हाई डू यू वांट एवरीबॉडी टू लाइक यू, they want ना, ऐसा फिर why do you want to win this argument with a hater? Not even possible. Even दुनिया के किसी भी इंसान का नाम ले, बड़े इंसान का, चाहे वो आप किसी पॉलिटिकल बंदा हो या फिर रिलीजियस पर्सनालिटी हो, हर एक के हेटर हैं. और लोगों को तो बाबर आजम नहीं पसंद, और मैं सिर्फ सुहेब जट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि रिलीजियस लीडर्स की भी अगर हम बात करें पहले के लोगों को, उनसे भी मसला है बहुत. तो हेटर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा शायद फजूल में मुझे हेट कर रहा है इसको. यार I think a lot. You know, I went through this शुरू में, अभी कुछ 5-6 साल पहले ट्विटर पे मैं लोगों को लंबी जस्टिफिकेशंस देता था. कोई अगर कुछ बोल देना कि नहीं तुमने गलत समझा है, ये 7 पेज की एक ट्वीट है जिसमें मैं समझाऊंगा कि क्या हासिल हुआ है. एंड देन आई रियलाइज कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है. राइट, इफ समबडी वांट्स टू हेट यू, they will find a reason. They will find a reason, right? Sometimes people feel so inadequate when they look in the mirror that the only way they can feel bigger about themselves is to make you look small.
मैं अगर देखता हूँ कि यार शाहीन आफरीदी 22 साल का है और वो इतनी तरक्की कर रहा है, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, महरूम ही है वो। तो मैं क्या करूँ? या तो मैं सोच सकता हूँ कि अच्छा सा अपनी ज़िंदगी बेहतर करो, या मैं सोच सकता हूँ चल शाहीन हराम का कमाता है। हराम खोरी है ना। हाँ, अभी वो पव्वा है, वो तो शाहिद आफरीदी उसको टीम में रखा हुआ है, एग्जैक्टली। पर्ची है। चलो इमामुल हक को देख लो यार, क्या किया उस बेचारे के साथ। इमामुल हक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी भाई उसका पुल शॉट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चलो मे बी दैट्स एन एग्जैजरेशन बट उसके स्टैट्स कंप्लीटली जस्टिफाई करते ओडीआई हैं, का प्रॉपर बैट्समैन, जस्टिफाई करते हैं Yeah. उसकी पोजीशन, टेस्ट में भी ओडीआई में भी। लेकिन पर्ची अब पर्ची पे आए इमाम तो यार। और आजम खान के साथ क्या किया ये भी तो देखो। आजम खान के यार फिटनेस इश्यूज तो है ना यार, लेकिन बॉडी शेमिंग गलत है यार, बहुत बुरा हाल बदतमीजी के साथ देखो यस ऑफ कोर्स अगर आप किसी को जलील कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बिल्कुल गलत बात है, बट शुड अ प्रोफेशनल एथलीट बी फिट? या 100% यार, आई डोंट थिंक दैट्स बॉडी शेमिंग। मतलब आप के जो भी टेस्ट होते हैं फिटनेस के वो तो क्लियर करने ज़रूरी है ना यार। अब शर्जील खान भी है, आई थिंक ही वाज ओवरवेट एंड देन दे पुट हिम ऑन अ रिजीम एंड ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। तो कोई ये नहीं बोल रहा सिक्स पैक बना लो, बट एटलीस्ट शो प्रोग्रेस, राइट? आजम खान हैजंट शोन प्रोग्रेस। इवन वो जब जिम शिम की वीडियोस डालता है कि अच्छा अब रिजीम सही होगा, वो ख़त्म हो जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तो अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, फिटनेस इज़ एसेंशियल। सही बात है, सही बात है। लेकिन अभी हम लोग नेगेटिव कमेंट्स की बात कर रहे थे, हम लोग हेट की बात कर रहे थे, तो हेट को आप किस तरह हैंडल करते हो? मैं तो अब बाबर आजम मोड में हूँ। जब वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुना ना लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अब उस फेज़ में आ गया हूँ, भाई आप कह दो। हाँ, बिकॉज यार इट टेक्स अवे फ्रॉम योर वर्क ना। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जब शुरू में हेट मिली बहुत ज़्यादा, आपको फ़र्क पड़ा? शुरू में फ़र्क पड़ा? यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इनफैक्ट आई थिंक मुझे तो ज़िंदगी मेरी बदल चुकी है। मेरे जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, एंड आई थिंक यू आर द सेम ऑल्सो, मैं नहीं करता इंटरेक्ट, मैं इवेंट्स पे नहीं जाता। मेरा कोई दोस्त मुझे मैसेज करे कि यार ओ लाइक लेट्स से मैंने अब्दुल्ला से मिलना था 6 बजे, अब्दुल्ला 6 बजे बोले यार माय फ्रेंड्स आल्सो विद मी, मैं नहीं जाऊँगा यार। अच्छा, यू हैव द सेम प्रॉब्लम? मैं नहीं जाऊँगा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर काइंड ऑफ। इट्स नॉट सोशल एंजाइटी यार, आई जस्ट फील लाइक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, it's something extra, right? Like it's something extra that I don't want to take. मतलब मैं एक दोस्त की बर्थडे पे था, रात के 3-4 बज रहे थे, मैं अकेला साइड पे जाकर एक पानी की बोतल हाथ में पकड़ के मैं बीच देख रहा हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, फ्रेंड्स बर्थडे, somebody just came up and was like अच्छा रात के 4 बज रहे हैं, रेव चल रही है। So लोगों की हालात अराउंड मी आप सोच सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं सोचा सनसेट देखूंगा। बंदा, आप जब कॉमेडी लिखते हैं तो वो जोक्स के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? अरे पहले मैंने उसकी कुछ ली थोड़ी कि यार उसको यार उसने 15-20 मिनट मेरा सर खा लिया। एंड अकबर ने किसी को एक दफ़ा एक लाइन बहुत अच्छी दी थी, तो मैंने अब वही यूज़ करता हूँ। मैं अकबर के साथ भी मैं बैठा हुआ था और इस तरह कोई आके बैठा, वो पीछे ही पड़ गया। मैंने उसको बोला भाई ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये कौन से मैगजीन में छपेगा? तो मैं भी अब वो, सो दीज थिंग्स जस्ट टेक अवे फ्रॉम यू, राइट? लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू कम एंड टॉक पॉलिटिक्स विद मी, आई डोंट। मतलब मैंने एक वीडियो बना दी है, मैंने डाल दी है। अब अगर मैं दोस्तों के साथ अपने डाउन टाइम में जा रहा हूँ, उस टाइम मुझे आप आके बोलें अच्छा यार ये अलकादिर के केस क्या था, जाके देख ले। इसका मतलब ये नहीं कि शहजाद चौड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि शहजाद कंफर्टेबल नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स बैटरी लाइफ, राइट? कि मेरी अगर 100 बैटरी है दिन की, आप मुझसे आकर 2% बैटरी मांग रहे, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि यार मेरी फिनाइट बैटरी दिन की चलती है, कोई आए और बोले यार मैंने तुम्हारे फ़ोन पे 1 घंटा फीफा खेल ली। आप खेल लो, लेकिन वो मैंने जो 6 और काम करने थे उस बैटरी से, वो मैं नहीं कर सकूँगा। सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू एवरी सिंगल इंटरैक्शन, एंड देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अ नेगेटिव इंटरैक्शन। ओह यस। सो आई डोंट वांट टाइम है बहुत प्रेशियस है, और दूसरा वो टाइम मैंने दे दिया और वो नेगेटिविटी वाली उसमें चला गया जोन में, तो फिर तो गए। मैं एक दोस्त से बात करना चाहता हूँ और हम 3 हफ्ते से कर नहीं सक रहे,
Not because I don't have that 2 hours for that conversation. I do multiple times in these 3 weeks I've had 2 hours. But मुझे पता है एक ज़रा इंटेंस बात करनी है, तो वो 2 घंटे अगर मैंने कर लिए तो मेरे अगले 4 घंटे का जो काम है वो मैं नहीं कर सकूँगा. मैं वो 3 हफ्ते से रीस्केड्यूल कर रहा हूँ इस वजह से, जिस पे वो काफ़ी नाराज़ भी हो गई है कि भाई नहीं है टाइम तो बता दो. बट पीपल डोंट रियलाइज दैट यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल. लाइक लोग DM करते हैं कि यार ये मेरी 15 मिनट की एक यूट्यूब वीडियो है, इस पर फीडबैक दे दो. एंड लोग बोलेंगे अबे यार क्या हो गया, तो फीडबैक नहीं दे सकता. सर वो 15 मिनट देख के वो फीडबैक देने के लिए जो मुझे टाइम चंक चाहिए, यू डोंट रियलाइज व्हाट दैट विल टेक फ्रॉम माई डे. चलो इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करता हूँ. एक और बहुत बड़ा मसला जो आजकल मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, वो ये है कि जो अगर मेरी इमीडिएट फैमिली नहीं है, जो मेरे अच्छे करीबी दोस्त नहीं हैं, उनके अलावा अगर कोई दूर के लोग हैं, ठीक है, या फिर जिनको मैं जानता हूँ जिनसे सलाम दुआ है वो, या फिर एजेंसी वाले वगैरह वगैरह, डायरेक्ट कॉल कर दें बगैर बताए. वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है. और एक बार नहीं, कंटिन्यूसली कॉल है. अरे भाई मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, ठीक है, मैं जो है अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता हूँ. इवन दो मैं अपने ऑफिस में कोई काम कर रहा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ यार, 10,000 चीज़ें हैं. कंटिन्यूसली कॉल करना और ये सोचना, और ये जो एंटाइटलमेंट है हमारा, ठीक है, हमारी सब आवाम के अंदर कि भाई तूने कॉल क्यों रिसीव नहीं की मेरी, इसने कॉल क्यों रिसीव नहीं की मेरी, ठीक है, कंटिन्यूसली कॉलें करना. अरे भाई मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, मुझे वॉइस नोट सेंड कर दो, मुझे बहुत पसंद है वॉइस नोट्स, मुझे व्हाट्सएप बेइंतहा पसंद है. मैं डायरेक्टली कॉल नहीं रिसीव कर सकता. इसका मतलब ये नहीं है कि दानियाल में ईगो आ गया है या बहुत चौड़ा हो गया. इसका मतलब ये है कि वक्त की थोड़ी कमी है, बिजी हूँ, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है. मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, मेरे दोस्त और देन कारोबार, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज रैंडम कॉल्स डायरेक्ट? आई एग्री. संडे को मुझे रात के 10 बजे एक एजेंसी का फ़ोन आया, मैसेज किए बगैर कॉल कर दिया यार. रात के 10 बजे, क्या नहीं इमेजिन. संडे. क्यों बताओ यार, मतलब कैन दिस नॉट वेट? और पढ़े लिखे लोग हैं जो एजेंसी वाले कर रहे होते हैं कॉल. मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ. मैं तो अगेन लोगों को बदतमीज़ी लगेगी. मेरे दोस्त जब मुझे मैसेज करते हैं ना कि यार फ्रेंड ऑफ माइन इज आस्किंग फॉर योर नंबर फॉर दिस रीज़न, कैन आई गिव इट? आई एम लाइक नो. सही है. नो यू कांट गिव माई नंबर. आई अंडरस्टैंड. मैंने आई हैव केप्ट अ PR पर्सन फॉर दिस रीज़न. नॉट दैट मेरी कोई PR CR होती है कि यार फिल्टर हो जाएं लोग, पहले आपसे बात कर लें, आप देख लें. इट्स जस्ट आवर्स ऑफ द डे यार, देयर इज लिमिटेड. एंड इफ आई हैव टू डू दिस देन मैं वो जो सर लगा के 2 घंटे लगा रहा हूँ एक स्क्रिप्ट लिखने में, वो मेरा जहन अब 10 मिनट उधर चला गया, तो मुझे वापस उधर लाने के लिए ना 1 घंटा और ज़ाया हो जाएगा मेरा. एंड सेम गोज़ विद कमेंट्स एज वेल. जो यूट्यूब के, फेसबुक के या फिर इंस्टाग्राम DMs होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं. हम लोग बिल्कुल, मैं तो अक्सर व बेशतर काफ़ी ज़्यादा ना सरसरी से देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता. ना इंस्टाग्राम पे कर सकता हूँ या बाकी ट्विटर पे कर सकता हूँ. उसका रीज़न ये है कि अगैन टाइम क्योंकि प्रायोरिटी काम है, ठीक है. देख रहा हूँ कमेंट्स, ऊपर से देख ली कि हाँ यार अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, गंदे वाले तो ज़्यादा गौर से पढ़ता हूँ. हाँ ठीक है सही है, तकलीफ़ थोड़ी सी हुई, दोबारा से वापस आ जाऊँगा काम पर. लेकिन इसका मतलब वही नहीं है कि यार मैं सबसे बात नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स 24 घंटे हैं दिन में. मैं कोशिश टाइम बहुत कम है हमारे पास. मैं गलती करता हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए. मैं कोशिश करता हूँ कि यार इंस्टाग्राम को DM आया है तो एटलीस्ट हार्ट रिएक्ट कर दूँ हैं, या कमेंट कोई अच्छा है, हर DM को कोशिश करता हूँ. हाँ तो आपके पास इतने सारे DM. ओ सॉरी, हर लड़की वाले DM को, सॉरी मैं क्लैरिफाई करना, लड़कों को बड़ी नहीं बात है. दिन में बंदा मैं हैरान हूँ, दिन में बंदा 500 लड़कियों को रिप्लाई कैसे करता है. सर वो एक ही लड़की जिसने 500 अकाउंट बनाए. आपका अकाउंट तो नहीं है वो फेक वाला? अरे यार मुझे आज पता चल गया कि मैंने ट्रैप भी किया आपको. अरे यार अच्छा, इसलिए मैं तारिक रोड है. इस तरह अब आज आपको पता चला कि मैं दानियल शेख की पॉडकास्ट पे कैसे गया. मैं एक लड़की से मिलने गया था आने वाला, अब तो आ गए हो तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लो. दानिया नहीं थी वो, दानियाल था. अरे यार L लग गया मेरा सिर्फ एक दानिया के आगे. दानियाल हो गया ना उसके बाद. सब कुछ आगे पीछे हुई L लग रहे थे. अच्छा मुझे अपनी ज़रा जर्नी शर्नी बताएं ज़रा. आपने शुरू वाइन से किया? ऐसे क्या तो क्या उस वक्त यू थॉट के? अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, मेरे साथ मेरे जो सारे बॉयज़ हैं, तो हम लोग वहाँ पर एक सोसाइटी थी, बहरिया ड्रामेटिक सोसाइटी. तो वहाँ पर हम लोग थिएटर ड्रामे करते थे. देन मैं मिमिक्री का भी बड़ा शौकीन था. मिमिक्री मैंने बड़ी करता था मिमिक्री. सो उस वक्त जो है मैंने क्या किया कि मैं
एक खालिद भट्ट के नाम से एक पर्सनालिटी हुआ करती थी 4-man शो में। तो जब BNN हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, बहुत दुख, मजाक कर because Khalid Bhatt is a fictional character na, Khalid Bhatt doesn't exist. No, of course. Who is Khalid Bhatt? Murtaza Mustafa. Acha, the actual Khalid Bhatt. Acha, the actual Khalid. I thought you were talking about the 4-man show fictional character. No, I'm talking about the actual Khalid Bhatt was the head in 4-man show. जब BNN में चली गई थी ना पूरी टीम, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा, मुबीन गबल, ये सारे के सारे, तो खालिद भट्ट और फिर फ़हीम ये लोग सारे हैंडल कर रहे थे। तो मैंने मैसेज किए खालिद भट्ट को फेसबुक पर, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला आ जाओ ऑडिशन के लिए। मैंने ऑडिशन दिया, वो क्लियर हो गया और पहला एपिसोड मैंने निकल गया डॉक्टर जाकिर नाइक वाला। फिर उसके 2 महीने बाद जो है मेरे साथ एक और लड़का था आतिफ, वहीं पर ही 4-man शो में आज TV में ना। सो उसने बोला कि यार हम रेडियो करते हैं। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता किस तरह करते हैं। उसने बोला तू मेरे साथ चल सिर्फ। मैं बोला ठीक है। मैं गया तो FM 103 में, आई वाज 19 years old अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पर मुझे एक शो मिल गया और उस वक्त रेडियो वाज अ थिंग, ठीक है। सो ये इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद फिर 6 महीने बाद रेडियो वाला ने निकाल दिया मुझे धक्के मार के। जब फ़हीम 4-man शो कर रहा था, हाँ यार, साथ ही मेरा एक आज पे शो आ रहा था जो मैं लिख रहा और प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जिसके साथ मैं कर रहा था उसने कंटेंट भी चुरा लिया, पैसे भी चुरा लिए। हाँ। फ़हीम भाई साहब आपका इंटरेक्शन रहा है फ़हीम भाई से? ये होगा 2012 जुलाई 2012 का समर, वही टाइम था 2012 का समर, रमज़ान था। ओह, क्योंकि मैंने एक दफ़ा मीरठ पे जाके इफ्तारी की थी। या बिकॉज ये दोनों शो साथ लॉन्च हो रहे थे और टक्कर में हो रहे थे। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता चल जाएगा, मैं ऑफलाइन बताता हूँ कौन आदमी था वो। एक नहीं, बंदे का नाम नहीं पूछ रहा, मतलब शो का नाम पूछ रहा था। पता चल जाएगा ना कौन था। बट वो फ़हीम भाई से आपका इंटरेक्शन रहा है? यही इसी तरह आज में हम मिलते थे, हम अपना शूट कर रहा होता तो वो अपना शूट कर रहे थे। तो और मैं तो मेरे बॉस थे उस वक्त ना। हाँ, नहीं बस इतना ही मेरा इंटरेक्शन रहा था और एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ मैं शो बना रहा था। तो 4-man शो ख़त्म हुआ, ठीक है, एंड देन रेडियो से निकाल दिया। तो वो सारा थोड़े बहुत जो फॉलोवर्स आए थे फेसबुक पर, उस वक्त 10,000 लाइक्स आ गए थे मेरे पास ना। लोग सुनना शुरू कर दिया था, लोगों ने यूनिवर्सिटी में लोग फॉलो करना शुरू हो गए थे। एंड देन सब कुछ महीनों बाद ख़त्म हो गया। एंड देन फिर दोबारा 0 पर आ गए थे हम। बोला क्या करें। दैन उसके बाद जो है एक TV शो स्टार्ट हुआ द उधम नाइट्स के नाम से TV1 पर ना। तो मैं अपने बॉयज़ को लेकर चला गया कराची वाइंस के, ठीक है। तो हम लोग कराची वाइंस के नहीं मतलब बहरिया के, तो वहाँ गए तो हम लोग जो भी इनको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं ना स्किट का, उन्होंने कहा था स्किट्स करो कोई ना बीच में। फैसल कुरैशी अपना शो करेगा, बीच में आप लोगों की 10 मिनट की स्लॉट है। उन्होंने बोला कि नहीं यार इसके अंदर तो उसको फ़नी करना है। तो उनकी जो हेड थी, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका ये मशवरा हुआ करता था कंटिन्यूसली। इसी वजह से मैं उसको स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पर। उनका कंटिन्यूस ये हुआ करता था कि नहीं यार इसके अंदर कुछ फ़नी करो, खुसरा ऐड कर दो इसमें, फ़नी हो जाएगा। दैट्स वेरी सैड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये था उनका। तो मैं मानी के साथ बैठा, मैंने बोला मानी ये सारी हमारी स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं और क्या करें, मुझे बताइए, ये लोग तो मना कर रहे हैं। 8-10 वीडियोस की हैं, 2-2, 3-3 मिनट स्किट्स थी, और वीडियोस तो नहीं मतलब शो के लिए। तो उसने बोला देख मुझे ना एडिटिंग आती है वीडियो की। मैं बोला मेरे पास कैमरा और लोकेशन है मेरे घर पे ही ना। तो कहने लगा कि हम खुद इसको शूट करके डालें कहीं। एक मेरे पास पेज है कराची वाइंस के नाम से, मैंने अभी रिसेंटली बनाया, उस पर मीम्स चलती हैं हमारी ना। मैंने बोला मुझे भी आपने यही DM किया था, क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास कैमरा और जगह है, मैं आ गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद जो है वो ये शुरू हुआ एंड देन कराची वाइंस इस तरह से शुरू हुआ। उस टाइम फेसबुक वी पोस्टिंग ऑन फेसबुक राइट? ओनली फेसबुक और VPN लगाकर हम लोग जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट किया करते थे, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब बैन था ना उस वक्त। एक वाइन की भी ऐप थी ना तब? वाइन की ऐप थी उस पे वीडियो नहीं उस पर नहीं, नेवर किक्ड ऑफ इन पाकिस्तान, क्योंकि 7 से 9 सेकंड्स का होता था ना। अच्छा। हमारी जो वीडियो वो 1 से 1.5 मिनट की होती थी एटलीस्ट। सो नाम तो ये था, बेकार वाइन्स बना था उस ज़माने में, फिर साथ ही बीबी की वाइन्स बना था। They did very smart naming themselves बेकार वाइन्स। They're like अब और क्या बोलेगा, हम खुद अपने आप को बेकार वाइन्स बोल रहे हैं। उनकी बहुत अच्छी थी, आई थिंक उनकी बिल्कुल पहले से ही they went viral। बहुत सॉलिड पहले ही उन लोगों की थी, जो पहली बाइक वाली थी ना स्टार्ट में, उन्होंने बड़ी नेक्स्ट लेवल की थी। इकरा के थे ना आई थिंक, उनका प्रोडक्शन भी आई थिंक PF किट के। अच्छा, सो देयर वर्क वाज ऑलवेज वेरी गुड, सॉलिड प्रोडक्शन क्वालिटी दिखती थी उनकी ना। वही ना, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी थी, जोक्स अच्छे थे, फनी थे, मजे का एडिशन था। गुड जॉब शुरू से। ये टाइम था पूरा। तो वाइन्स के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? वाइन्स के बाद 2018 में मैंने और सब ने जो है मतलब हमारी टीम के मेंबर्स 5-6 साल वाइन्स किए। हाँ यार, एंड दे डिड वेरी वेल, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। या 2017 में हम लोगों ने ना ऐसी एक वो गाना चल रहा था, सोनू पता नहीं किस तरह से था, तो हम लोगों ने ना पैनामा पेपर के ऊपर, पैनामा पेपर्स का जो एक चल रहा था सीन ना, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसी एक स्किट बना दिया था, तो वो स्किट वायरल हो गया था।
अब वो हमने इम्मू हमें आप पे भरोसा सही था करके किया था, उस इमरान खान की सपोर्ट में, ऐसी तफरी में था बेसिकली वो, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या होगा, क्योंकि हम लोग अपने एक फार्म हाउस पे तफरियाँ कर रहे थे, स्विमिंग पूल में खड़े होकर फ़ोन से शूट किया, iPhone 7 से, उसी से एडिट करके अपलोड किया। अगले दिन BBC वालों की कॉल आती है, ठीक है, देन डॉन के अंदर वो पूरी पिक्चर छप गई, एंड देन खलीज टाइम्स और BBC इंडिया, वहाँ पर जो है ना कराची वाइन्स वॉज ऑन इट्स पीक। फिर उसके बाद 2018 में जो है ना हम लोगों ने फैसला किया कि यार हम लोगों को इसके व्लॉग्स, अपने आप को ना व्लॉग्स के अंदर भी लेकर जाना चाहिए, लेकिन कराची वाइन्स पे नहीं कर सकते क्योंकि लोग स्किट्स का वेट कर रहे होते हैं। हमने व्लॉग्स डालना शुरू किया, वहाँ पर तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मतलब 60,000 व्यूज़ एक व्लॉग के और 6 लाख व्यूज़ एक स्किट के। एंड दिस वाज जस्ट फेसबुक, और वी आल्सो पोस्टिंग ऑन टिकटॉक, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यूट्यूब पर ही डिफरेंस आ रहा था, फेसबुक पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस था, सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स थे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो फिर मैंने और मानी ने अपने अपने चैनल अलग से ही बनाए कि हम लोग व्लॉग्स, पर्सनल व्लॉगिंग यहाँ पर करेंगे। तो मैंने ट्रैवल और फूड पर करना शुरू किया, मानी ने टेक रिव्यूज़ और फूड पर करना शुरू कर दिया, नॉर्मल व्लॉग्स, डेली व्लॉग स्टाइल। तो कुछ ख़ास चला नहीं बॉस, मैं बड़े लंबे अरसे तक करता रहा वो। फूड बड़ा अच्छा चल गया था मेरा, ठीक है, क्योंकि मुझे फ़ूड पसंद भी बहुत है बेइंतहा, एंड देन वो तो हालत देख के अंदाज़ा होता है, लेकिन ये कि एक अंडरस्टैंडिंग भी है। मैंने परसों बड़ा याद किया आपको, मैं शाहिद गए हुए थे, शाहिद गया था, मैं लिटरली इवैक्यूएट किया, PCHS गया, पहला ख्याल मेरे आया शायद जाऊँगा, फिर मैंने उसी रात लोगों को बुलाया, उनका निहारी का मूड नहीं हो रहा था, हम नूरानी चले गए, फिर मैंने अगले दिन वेट किया कि मैं जाहिद खाऊंगा। तो नूरानी खटाखट, हाँ, यू लाइक इट? आई लव इट डूड यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स सो गुड। कैफे लजीज, आई थिंक नूरानी एंड मोहम्मद अली पे जो था विम्पीज के पास, दैट यूज्ड टू बी गुड आल्सो, दीज आर ओनली 2। कैफे लजीज आपने ट्राई नहीं किया? या ट्राई किया मैंने। यू डोंट लाइक इट? ओके, या नूरानी सोची भाई, नूरानी, जाहिद, अल्लाह वाला बिरयानी, मैं फुल कराची फूड टूर किया उस साइड का। हाजी इदरीस की आपको निहारी खिलाने लेकर चलूँगा एक बार मैं। चलें? हाँ, क्योंकि लाइक निहारी, और बड़े ओजी खाते हैं आप, क्योंकि आप उसमें नली और मगज़ नहीं डालते, मैंने नोटिस किया। सो बड़े ही जो के लोग होते हैं ना, निहारी ख़राब नहीं करनी अपनी। सो मैं वैसे बहुत टाइम, मैं भी इससे आपके आने से पहले ये सोच रहा था कि जिस दिन काली वीगो आई ना, मेरा बैकअप प्लान यही है, स्पोर्ट्स और फूड, ये सब छोड़ कर द स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और द फूड एक्सपीरियंस लॉन्च करना है मैंने। व्हाई नॉट? मैं तो स्पोर्ट्स का वैसे ही बहुत बड़ा धत्ती हूँ। मैंने तो रिसेंटली अभी रोमान रईस के साथ किया था, तो बड़ा अच्छा किया था। हाँ, मुझे कोई बता रहा था कि आप रोमान रईस को इनस्विंग सिखा रहे थे, ये मैंने सुना है। रोमान रईस को गोल मारना सिखा दिया आपके भाई ने? भाई अल्लाह का शुक्र, टेबल टेनिस सिखाइए भाई। कोई कॉमिक है, उसने मुझे आके बताया कि वो रोमान रईस को इनस्विंग करना सिखा रहे थे। क्या हो गया यार, पागल नहीं हो गया? इसे हाँ, वो दानियाल बता रहा था रोमान रईस को कि ऐसे होती है। ये अगर कोई आपकी ले रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप कोई अच्छा ही काम कर रहे हो बॉस, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने कोई इस तरह की तफरी करेगा ना, तो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, हंसता हूँ मैं और ऐड कर देता हूँ कि नहीं यार, यॉर्कर भी सिखाई थी आपके भाई ने। आई लाइक द फैक्ट कि कोई अगर क्रिएटिव होके बच्चोदी करे तो मुझे अच्छा लगता है यार। मेरा फिर माजरत के साथ, मैं आपके पॉडकास्ट में तो मैं बोल सकता हूँ, मेरा पॉडकास्ट में मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। ये जो वर्ड बचोदी है ना, ठीक है, आई थिंक उर्दू में या अंग्रेज़ी में कोई इसके अलावा मुझे ना कोई इसका ऑल्टरनेट मिलता नहीं है। और इंडिया में बकचोदी है। हाँ, एक्चुअल वर्ड तो बकचोदी है। मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा कोई उर्दू में ऑल्टरनेट वर्ड है इसका? क्योंकि इसका मतलब ये है कि टॉप नोच तफरी, टॉप नोच ना, मतलब इसका मतलब तो वही है कि बातें। आप मुझे उर्दू में इसका कोई और वर्ड बता दें ताकि मुझे कोई इसका ऑल्टरनेट मिल जाए। मैन आई ट्राई टू फाइंड शोगल तफरी आएगा, मज़ा नहीं। बहुत चोदी का बहुत मसला है, बहुत बचोदी का बहुत मज़ा है, बहुत बाप है यार। मस्ती इज आल्सो मस्ती आ रही है आपको? नहीं, चोदी करने का मूड हो रहा है। ये ज़्यादा फाड़ू हो गया ना, ये फाड़ू हो गया। हाँ, ये लेवल है। तो ये मसला है बहुत बड़ा। तो हमारी ज़िंदगी का यही है कि हम या तो सीरियस होते हैं या तो फिर बचोदी। मैंने कोई जोक पोस्ट किया था, किसी ने उस पर, आई थिंक स्टिल वन ऑफ द बेस्ट रोस्ट आई हैव सीन ऑन ट्विटर, समबडी सेड, अबे इतने फनी कैसे हो, बुलबुले के राइटर हो क्या? गुड वन। फिर अभी एक्सप्रेस पे भी एक शो किया था नबील के साथ, फिर मैंने सारे बदले उतारे बुलबुले का मजाक उड़ाकर। सो देन व्लॉगिंग बट व्लॉगिंग मज़ा नहीं आया यार। नहीं, उस वक्त तो मज़ा आया था, लेकिन मैंने मेरा ना ये पढ़ने का बड़ा शौक़ था या सीरियस काम करने का बहुत शौक़ था, स्पेशली कल्चर्स के ऊपर, या फिर मेरा दिल करता था कि यार मैं कोई ना फूड पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, आज भी दिल करता है कुछ सीरियस काम करूँ। तो उसके बाद जब मैंने
सीरियसनेस की बात है तो इंस्टाग्राम से मैंने शुरू किया था। प्लेकार्ड्स मेरे आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखे हों, आज भी काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा होता हूँ। डूड विद अ साइन काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन वो पूरा मैं कैरोसेल में करता था। डूड विद अ साइन वो तो एक था ना सिर्फ उसका, लेकिन आई वुड से कि वही इंस्पिरेशन थी, ठीक है। लेकिन एक और इंस्टाग्राम पर एक कोच है जिसने ये पूरा एक तरीका सिखाया था कि यार अगर आप कैरोसेल में करेंगे ना, सो उससे होता ये है कि अगर आप डूड विद अ साइन की तरह एक कर देंगे तो वो एल्गोरिथम इतना अच्छा जाएगा नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा वेट करेगा और पूरा सारा दिखेगा आपका, तो वो उसका टाइम जब लग जाएगा ना किसी भी व्यूअर का, तो फिर एल्गोरिथम उसको पुश करेगा। तो यही हुआ कि लोगों ने फिर वो पढ़ना शुरू किया। लोग टाइम दे रहे हैं, 1-1 मिनट 1.5 मिनट का वो पूरा होता है कैरोसेल, पढ़ना पड़ता है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी रीच मिली, इतने अच्छे लोग मिले। तो मैंने बोला नहीं यार, ये सीरियस काम इज़ समथिंग विच इज़ गुड। लोग गालियाँ भी बहुत दे रहे थे, लेकिन यार जो लोग मुझे सराह रहे थे ना, वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब था। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरी इस तरह की लोग सोच रखते हैं। खातून ने शिकायत भी की है कि कुछ इश्यूज पे आपने साइंस बनाए थे जिन पे आपकी रिसर्च कच्ची थी, आपको इश्यूज नहीं समझ में आ रहे थे। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आज भी मैं कुछ अपने प्लेकार्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये शायद मैंने बगैर किसी रिसर्च के किया था। क्योंकि यार देखो, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे साथ एक टीम है, एक लड़का एक लड़की और कोई दोस्त, उनके साथ ही मशवरा कर रहा हूँ। मुझसे गलती हो सकती है। ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट? हो सकता है कि 6 साल 7 पहले मैं किसी इशू को सेपरेटली सोचता हूँ, वो 6 साल बाद में उसको अलग सोचना शुरू हो जाता है। 100%। तो इट्स फेयर। या मैं पीटीआई की मैंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए 2013 में 3 तलवार पे। तो अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है मेरे पुराने वक्त पर, इवन तो 6 महीने पहले भी मैंने कुछ किया, मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, तो मैं तो बोलूँगा हाँ गलत किया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, इसके ऊपर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, तो मैं बोलूँगा। मेंटल हेल्थ पर जितने ही मैंने पॉडकास्ट वो कैरोसेल बनाए, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। साइंस ऑफ डिप्रेशन के ऊपर मैंने किया। अगर कोई बोलता है कि नहीं यार मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ डिप्रेशन को, ऐसा नहीं है भाई। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर मैंने पूरा पॉडकास्ट किया, ठीक है। तो बात ये है कि हाँ, क्रिटिसिज्म डिपेंड करता है ना किस तरह का है। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इग्नोर द क्रिटिसिज्म। इसमें मैंने सुना है बीबी की वाइन्स ने भी आपको मैसेज किया कि भाई दानियाल भाई कोलैब कर लें हमारे साथ। काश ऐसा होता। नहीं हुआ, नहीं है। कब? बीबी की वाइन्स ने नहीं किया था शुरू में मैसेज? अच्छा, कराची वाइन्स के उस दौर में, हाँ, बैक इन 2015 बेसिकली। हमने तो 14 में शुरू किया था। 15 बीबी के पास जो है वो 15,000 फॉलोअर्स थे उस वक्त, लाइक्स चलते थे, और कराची वाइन्स के तकरीबन 1 लाख थे। तो उसने हमें पेश पर किया। तो उसके बाद मेरी बातचीत हुई, सलाम दुआ मेरी और मानी की। तो उसने बोला कि दानियाल भाई मैं इस तरह का काम करता हूँ। मैंने बोला यार तुम तो गालियाँ देते हो बेसिकली। कहने लगा लेकिन यार कितना गंदा लड़का है। हाँ, मैंने बोला तुम तो फुल गालियाँ वालियाँ दे रहे हो। तो कहने लगा हाँ, शर्म करो दानियाल, कराची वाले हो के तुम किसी को गाली पर बोल रहे हो। मैंने उसका कंटेंट देखा, मैंने बोला यार तफरीह तो सॉलिड है, लेकिन सारे कमेंट्स पढ़े, सारे कराची के लोग भरे हुए कमेंट्स में। तो ये हुआ था बीबी के वाइन्स के साथ कि स्टार्ट में जो उसने पूरा काम किया था, सारी फॉलोइंग कराची और पाकिस्तान से थी। तो वो मुझे ये बोलता था कि यार ये मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से फेसबुक का एल्गोरिथम काम कर रहा है, कि मुझे इंडिया में कोई भी नहीं जानता, मैं यहाँ निकलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप कराची से यहाँ कैसे आ गए। तो उसके लिए ज़िंदगी हिसाब हो गई थी समझाना कि मैं कराची से नहीं हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन। सो वो एक छाप जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक, आज थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि वो छाप जो स्टार्ट में उसको पड़ गई थी, जो कि उसने टेड टॉक में भी कहा था। अब वो ज़ाहिर सी बात है इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगा, जो आजकल हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है हिंदुस्तान की। लेकिन वो कोलैब हमने किया, और वो कोलैब ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कोलैब था उस वक्त के लिहाज से। आज मैं वीडियो देखूंगा तो शायद 10 गलतियां निकाल लूँ उसमें से कि नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बैक इन दोज डे 10 साल पुराने, 8 साल पुराने दानियाल ने एक बड़ा अच्छा काम किया था। उस वक्त के भुवन बाम ने भी अच्छा काम किया था। और उसके बाद से फिर उस बंदे ने बहुत इज़्ज़त की, आज तक इज़्ज़त करता है, आज तक इज़्ज़त करता है। मेरी कल ही बात हो रही थी भुवन से, क्योंकि मैं परसों एक इवेंट में गया था जहाँ पर फैसल कपाड़िया परफॉर्म कर रहे थे। सो बीबी से मेरी 2-3 महीने बात हो रही थी, पहले बात हो रही थी, बल्कि नहीं काफ़ी टाइम हो गया स्ट्रिंग्स को टूटे हुए। सो उस पर उसने मुझे मैसेज किया था कि यार मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला क्यों? कहने लगा स्ट्रिंग्स जो है वो एक बैंड था जिसको देखकर मैंने गिटार ख़रीदा था। तो कह रहा दानियाल भाई मेरा दिल टूट गया। तो मैंने जब ये इस एक इवेंट में गया था तो फैसल कपाड़िया परफॉर्मिंग, तो मैंने वीडियो बना के भुवन को भेजी थी। तो ही वाज लाइक अबे यार क्या बात है। सो स्वीट यार, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। डजंट हैव एनी बॉर्डर्स। भुवन बाम की जहाँ तक मैं बात करूँगा ना, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे और मुबीनुल हक आई थिंक पाकिस्तान के 2 वाहिद क्रिएटर्स हैं जिनको आज भी वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोई अपने लिए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे बंदे के लिए बड़ी बात है जिसके 15-16 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो फिर भी
पुराने ताल्लुकात के साथ आज तक खड़ा हुआ है। आज भी मेरी उससे, मैं उसको मैसेज करूँ तो उससे मेरी बातचीत होती है, हमारा कोलैब नहीं हो पाता, बातचीत नहीं हो पाती या फिर मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन आज तक वो कांटेक्ट में है, आज तक इज़्ज़त करता है। आई एम सो ग्लैड। एक वक्त आएगा शायद जब हालात ठीक होंगे इन दो मुल्कों के, तो जाहिर सी बात है हम लोग मुलाकात भी करेंगे, कोलैब भी करेंगे, लेकिन अभी तो देखो कब होता है। सो बिफोर आई कम टू पॉडकास्टिंग, मैं बहुत बच्चोदी में चीज़ें कर लेता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता, जब हो जाती है तो फिर लोग बोलते हैं अच्छा यार ये हो गया। पॉडकास्ट भी इसी तरह शुरू किया हमने। बट यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? यू लुक एट कि क्या चीज़ ट्रेंड हो, लाइक यू थिंक अबाउट द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट अ लॉट मोर। जैसे क्या कि यार अच्छा, जिस तरह उस दिन भी हम बैठे हुए थे जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट कहाँ जाएगा, यू लुक एट व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट विल हैपन, इंडस्ट्री में और लोग क्या कर रहे हैं। आप नास्ट कॉन्फ्रेंस का भी बता रहे थे, आप कह रहे थे। सो बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर यू पुटिंग इन दैट वर्क? नहीं, आई थिंक मैं वक्त के साथ साथ ना कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा। काम के हवाले से कि नहीं यार, काम को चैनलाइज होना चाहिए। अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होगी, ज़्यादा अलग से बात नहीं होगी। इसको मैं इशारा कर देता हूँ तो कि 1 घंटा हो जाए तो मुझे इशारा कर देना, इससे ज़्यादा लंबी कॉन्वर्जेशन ना जाए। हर एक का अपना अलग फॉर्मेट होता है, बट ये मेरा तरीक़ेकार है। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपने आई थिंक 2 साल मैंने सोचा है पॉडकास्ट करने का, मैं नहीं कर पाया था। 2 साल तक तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन हाफिज़ नईम ने आपका छक्का खोला है। जी आई वुड लाइक, मैं ये ऐड कर रहा था कि आई वुड लाइक टू थैंक हाफिज़ नईम और रहमान साहब कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई तो आपके पॉडकास्ट में आने वाला हाफिज़ साहब, मैं तो पॉडकास्ट करता नहीं। कह रहे हैं आप तो कह रहे थे आप करेंगे। मैंने बोला मैं करूँगा, लेकिन 2 साल से बोल रहा हूँ मैं करूँगा। कह रहे हैं तो हम परसों आ जाते हैं, आपको क्या चाहिए होता है? तो सब कुछ कैमरे वैमरे तो है आपके पास? मैंने नहीं यार, वो माइक वाइक होता है और वो रिसीवर, ये सारी चीज़ें। सोचा, मैंने बोला नहीं यार, PNW को मैंने मैसेज किया, उस लड़के को ना, वकास भाई को, मैंने बोला कि यार आप ये सामान पहुंचा दें सिर्फ। उन्होंने पहुंचा दिया और मैं बैठ गया पॉडकास्ट करने। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था कि यार बात किस तरह से करूँगा, क्या टॉपिक्स होंगे, मुझे तो बात भी करनी नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला ने काफ़ी मदद की, काफ़ी हिम्मत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 तो हो गए हैं पॉडकास्ट और यार चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बड़ा मज़ा आता है। लोग बड़ी शिकायत करते हैं हम दोनों पर। आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज व्हाट अ पॉडकास्ट इज, दे एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू। आई थिंक मुझे फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा मैं क्लिप्स डाल रहा होता हूँ ना कंटिन्यूसली मंड के, सो फेसबुक पर बहुत आपने मुझे भी बहुत ट्रोल करवाया एक क्लिप डालकर। रियली? स्टैंड अप कॉमेडी वाली जो हमने, यार यू नो पीपल स्टूपिड कमेंट्स, राइट? जो आपने क्लिप डाली थी जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं चल रही पाकिस्तान में, उसमें वैसे ही लोग अपनी तरफ से ये बंदा वैसे ही लेजी हो रहा है। आई नो सो मेनी कॉमिक्स हु बुक देयर ओन वेन्यूज एंड डू देयर शोज एंड आई एम लाइक, मैं 15 साल से और क्या कर रहा हूँ, ये मैंने ही कराची में शुरू किया था। एक्सपर्ट यार, लोग एक्सपर्ट हैं हर चीज़। सो वो अगेन इस तरह की बातें तेरी वजह से नहीं चल रही स्टैंड अप कॉमेडी। आई एम लाइक थैंक यू। फेसबुक पर फेसबुक की ऑडियंस का आप देखें, बड़ा नेक्स्ट लेवल ऑडियंस है। आई थिंक द वर्स्ट थिंग अ कंटेंट क्रिएटर कैन डू इज रीड कमेंट्स ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। यूट्यूब पे बेहतर आते हैं, यूट्यूब बिकॉज वो देख रहे हैं आपका कंटेंट और कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके कंज्यूमर्स हैं। फेसबुक पे उस तरह के कमेंट्स हैं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं देखूँ बर्गर वाला रेस्टोरेंट है, हम लाइक अबे कुत्ते का गोश्त, अबे तू अंदर भी नहीं आया, तूने खाया भी नहीं, तुझे अबे ये मिस्टर बर्गर वाले कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, ये बोल के चला गया फालतू में, कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज़ का। तो हम, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो चाहे वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो चारों प्लेटफॉर्म को सीरियस लेना बड़ा ज़रूरी है। सो मैंने लिया हुआ, मेरे टिकटॉक पर भी इसी तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ता। फेसबुक के थोड़े बहुत कमेंट्स मेरी नज़रों से गुजर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ फिर लोगों को ना बड़ा शौक। फेसबुक का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो कमेंट कर रहा होता है ना, उसको पता है कि यार मुझे अटेंशन लेनी है, मैंने कोई बकवास बात करनी है, यहाँ पर मुझे मेरे कमेंट पर लाइक आएंगे, ठीक है, एंड देन फिर उसके ऊपर नीचे और लोग कमेंट करेंगे, मज़ा आ जाएगा, मैं तो ट्रोल कर दूंगा। टिकटॉक पर इस तरह का सीन नहीं है, लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक प्रॉपर रह जाता है वहाँ पर ना। सो वो जो लोगों को एक डोपामीन हिट और ईगो जब बूस्ट होती है ना उनकी, तो वो बड़ा पसंद है। सो ये एक बट व्हाट आई वाज गेटिंग एट इज, जब लोग बोलते हैं कि यार अच्छा सराद हम दानियाल को सुनने आए हुए, तुम क्यों बोल रहे हो? अबे भाई दानियाल का अपना चैनल है, अगर आपने सोलो सुनना है तो आप दानियाल को जाके सुन लो। अगर मैं आपकी पॉडकास्ट में आया हूँ, आपने मुझे सोलो सुनना है, दानियाल को नहीं सुनना, मैं सोलो वीडियोज़ भी बनाता हूँ, वो जाके सुन लो। The point of the podcast is a conversation, and I don't think the audiences still are educated enough to realize that. I think it will take time. शहजाद भाई, मैं ना इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, हर कोई एक प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन बीइंग अ पॉडकास्टर हमारा काम है कि हम थोड़ा बहुत और लोगों को जो है ना ये समझाएं ये चीज़ कि कॉन्वर्जेशन में
और एक इंटरव्यू में फ़र्क है। पाकिस्तान में अगर आप हामिद मीर का शो देखते हैं या फिर बाकी तमाम समीना पीरज़ादा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर एक सवाल और जवाब चल रहा होता है। लोगों की यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये उसी तरह का शो है कि एक बंदा सवाल बोलेगा और फिर चुप रहेगा, हामिद मीर की तरह बिल्कुल खामोश है, फिर बाकी नाम मे बी द टीवी एंकर शोज इज़ अ बैड एग्जांपल, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीवी एंकर शोज़ हैं वो अपना शो बना लेते हैं कि अगर आप काशिफ अब्बासी इज़ गुड एट इट, आई डोंट नो वो जो है उसका नाम क्या सेलिब्रिटी है शो की बात कर लेते हैं। चलो यार, वो जो एक एक्टर का बेटा है जो शो करता है, खैर जो भी है, ये जो टॉक शोज होते हैं वो यूजुअली एंकर ड्रिवन होते हैं। कामरान शाहिद वो कामरान शाहिद के लिए आप शो देख रहे हैं, वो गेस्ट डोंट मैटर एज मच, राइट? कामरान शाहिद के लिए मैं वो शो देख रहा हूँ, तो वो इज स्लाइटली डिफरेंट। आई थिंक पॉडकास्ट में द स्पॉटलाइट इज अ लॉट मोर ऑन द गेस्ट एज अपोज टू दिस टीवी शोज वेयर द स्पॉटलाइट इज फर्मली ऑन द टीवी शो होस्ट। लेकिन मैं सिर्फ सवाल और जवाब के उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ कि एक सवाल हुआ, जवाब हो, सवाल हो, जवाब हो, एक कॉन्वर्जेशन का भी नहीं है ना, वो तो सुनते भी नहीं है ना, और उनके पास टाइम भी नहीं होता पूरी कॉन्वर्जेशन करने का। हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ना, हम दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हो, तो बात ये कॉन्वर्जेशन हो रही है। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल। आई अंडरस्टैंड कि मैंने शायद ज़्यादा कट किया हो, लेकिन अब मैंने बहुत लिटरली अपने पुराने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। मौला नहीं यार, अगर जहाँ मैंने गलती की तो ठीक है, गलत है। और अभी आप रिसेंट मेरे पॉडकास्ट देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और ज़्यादा सुनूँ, खामोश रहूँ, लेकिन ज़्यादा अगेन एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता ना, मैं प्लेकार्ड लेकर बैठ जाऊँ। यार इट्स ओके, देखो different styles. I'm sure there are some podcast hosts जो अब्बास is very good at it. अब्बास हैदर को देखा है आपने? नहीं। अब्बास हैदर यूट्यूब पे करते हैं, मैं कोई 2-3 दफ़ा उनके पास जा चुका हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। अब्बास हैदर जिन्होंने अभी डिबेट करवाई थी, उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं? उसमें ना पढ़ो, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैंने देखा नहीं है। अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। कराची में? नहीं, लाहौर में होता है? नॉर्थ अमेरिका में कहीं है, कनाडा या यूएस में। वो बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट जस्ट asking the question and then letting you speak. अगर आपका 15 मिनट का जवाब है, वो सुनेंगे बैठ कर। He is very good at that. तो आई थिंक जुनैद भाई भी इसी तरह से करते हैं, जुनैद अकरम शायद। सो मैंने देखा है कि वो बिल्कुल खामोश रहता है। बात ये है कि अब होता ये है कि इसकी तरह करो, कमेंट में आता है ना, इसकी तरह करो। भाई मैं शहजाद हूँ, मेरा एक अपना तरीका है, और वो दानियाल है, उसका अपना तरीका है, वो मुजम्मिल है, उसका अपना तरीका है, और ये क्योंकि हमारी नई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम टू इवॉल्व। And I like the fact that you said this somewhere, and I think somebody told me कि नईम सिकंदर also said this somewhere कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सीखने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? तो somebody, मुझे भी कभी कभी आते हैं कि भाई तुम अगर इकोनॉमिस्ट को बुला रहे हो तो तुम्हें ना उसकी रिसर्च आए। अब मैं अगर सुबह इकोनॉमिस्ट आ रहा है, शाम को पॉलिटिशियन आ रहा है, हिस्टोरियन आ रहा है, फिर तो मैं आपको क्या, मैं पॉलीमैथ हूँ? मैं मतलब ओवरनाइट परवेज़ हुद बॉय तो नहीं बन सकता ना कि मैं सारी किताबें पढ़ लूँ। अगर परवेज़ हुद बॉय आ रहे हैं, मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन जाऊँ? मतलब लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार मैं हर सब्जेक्ट पे रिसर्च करके बैठूंगा? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है पॉडकास्ट में, ठीक है भाई। मैं स्पोर्ट्स पर कर रहा हूँ, चलो स्पोर्ट्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी एक्सपर्ट हैं क्रिकेट पर, लेकिन अगर मैं इकॉनमी पे कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स आपको नहीं लगता कि मैंने एक दिन बैठकर अपनी टीम के साथ डिस्कशन की होगी, अपने अब्बा के साथ अपने घर में जो भी पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत की होगी कि यार मैं क्या क्या सवाल करूं। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन को लेकर आ रहा हूं तो अगर वो MQM का है तो आपको नहीं लगता कि मैंने कोई ना कोई तो रिसर्च की होगी, बैठ कर नहीं किया? तो बात ये है कि हर कोई हम वैसे कोशिश कर रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं पढ़ रहा होता हूँ क्रिटिसिज्म को, और जो मुझे लगता है कि नहीं यार ये क्रिटिसिज्म जायज़ है, उसको कोशिश करता हूँ कि यार ख़त्म करूँ। बट अगर आप सीखने के लिए कर रहे हैं, अगर आपने बुलाया हुआ है एक इकोनॉमिस्ट को उससे सीखने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है यार? मतलब मैं, जाहिरी बात है, एंड बी इज़न्ट इट बेटर फॉर द ऑडियंस? अगर एक इकोनॉमिस्ट आया हुआ है, मैं बैठा हूँ उससे, आई एम लाइक द बेल कर्व ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज़ इट डूइंग, लोग बोलेंगे अभी भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो कभी कभी मुझे चीज़ें यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स इन द पॉडकास्ट आई नो द आंसर, लेकिन मैं उसको इस तरह पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो पूरी ऑडियंस है ना उनको नहीं समझ में आएगा। तो आम बनाना ना, हाँ आम कर देना, जाहिर बात है, मुझे पता है कि ऑडियंस इस वक्त क्या सोच रही होगी, वेरी गुड पॉइंट, तो मैं वो पूछ लेता हूँ। तो द ऑडियंस इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, एंड डिस्पाइट मेकिंग ऑल दोज अटेम्प्ट्स समटाइम्स पीपल आर लाइक यार हमारे थोड़े ये पॉडकास्ट लेवल से ऊपर थे। हम लाइक अच्छा, मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत डम डाउन करके किया हुआ था। तो इट्स फाइन, लाइक डिफरेंट पॉडकास्ट एग्जिस्ट,
डिफरेंट फ्लेवर्स एग्जिस्ट. मतलब मैं राजू आइसक्रीम जाऊँ, मैं पेशावरी आइसक्रीम ऑर्डर करूँ, बोलूँ यार ये मैंगो जैसी क्यों नहीं, अभी तू मैंगो ऑर्डर कर ले. और राजू आइसक्रीम पे मैकफ्लरी क्यों नहीं मिल रही? नहीं मिल सकती. नहीं मिल सकती. तू जा मैकडॉनल्ड्स जाके खा ले. तू बोल तू राजू आइसक्रीम बंद हो जाए क्योंकि ये मैकफ्लरी बनाने भी नहीं आती इनको. बट दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि नईम सिकंदर ने भी इस तरह की बात की है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हर दूसरे पॉडकास्ट में करता हूँ. एंड आई एम ग्लैड कि आप भी इस चीज़ से एग्री कर रहे हो. हाँ. कि हम जो करते हैं पॉडकास्ट वो अपने सीखने के लिए और इस कैमरे के तवस्सुल से, ठीक है, आप तक ये बात पहुँचे. दैट्स इट. हम अपनी रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अगेन PhD नहीं हो सकता एक रात में. आई थिंक इट्स ऑल्सो दैट इन द पास्ट ईयर मेरी पॉडकास्ट थोड़ी काफ़ी ग्रो हो गई है, तो लोग जो समझते हैं कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो ये नहीं देखते कि मैं 3 साल पहले, आपने मुझे पिछले साल से देखना शुरू हुआ पॉडकास्ट को, तो जुलाई में 4 साल हो जाएंगे. तो वो जो 3 साल की मुझे एक प्रैक्टिस मिली, ऑफ कोर्स आई बिकम बेटर एट इट, राइट. इफ समबडी स्टार्टिंग ऑफ टुडे एंड देयर लाइक, नहीं भाई तू शहजाद को देख, भाई मैं 4 साल से कर रहा हूँ ना यार. वो आज ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी अनफेयर, बिकॉज पीपल यू लर्न बाय डूइंग दीज थिंग्स. कोई कोर्स थोड़ी होता, हमने बैचलर्स इन पॉडकास्टिंग थोड़ी किया हुआ कहीं ना कहीं से. मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ऐड करता हूँ. फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट करने से पहले हम जो है इंट्रो देते हैं. सो शुरू के पॉडकास्ट में मैं इंट्रो नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे सामने एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ है जो मेरे सामने, और मैं प्रिपेयर हूँ उससे सवाल करने, और मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हूँ कैमरे के आगे इंट्रो देने पे. और अभी मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जो कि आए 1-2 महीने पहले. और मैं इतना ज़्यादा एक तरह से प्रो हो गया था कि मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मुर्तज़ा वहाब है पॉडकास्ट पर, उनसे ये बातें करूँगा और देखते हैं क्या बात होती है, और कर लिया. एंड देन फिर पॉडकास्ट के बाद मैंने सोचा कि यार मुझे पता भी नहीं था वो सामने बैठा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंट्रो दिया बग़ैर फंबल किए. अल्लाह तेरा शुक्र है. अमेजिंग यार. लोगों के बहुत सारे सवाल थे. लेट मी जस्ट आस्क अ फ्यू एट लीस्ट. आई डू थिंक वी एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ देम. हमने तो लोगों पे बात की ज़्यादातर. किसके लोगों पे? लोगों पे. Since Nike के लोगों पे. Since his father was one of the founding members of MQM who lived in Nazimabad for very long. Can you imagine? Share some memories and stories related to the time when his father was active in politics. ये तो I guess is a different podcast on its own. But कोई एक story सुनाना चाहेंगे? मेरे अब्बा कोई भी founding member नहीं है MQM with. That's so bad. He is one of the survivor of MQM. सिर्फ इतना बोलूँगा, और बाकी स्टोरी तो अब्बा खुद ही सुनाएंगे कभी आकर. लेकिन बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है पापा की, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है. बट ही लेफ्ट MQM इन 1992 आई वुड से. बच के पैदा हुआ था. ये स्टोरी है. 2 टांग पर गोलियां हैं, बस इतना बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता यार, बहुत बुरी स्टोरी है. मेरी फैमिली का पूरा ट्रॉमा है आज तक. मैं सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं यतीम होता शायद ना, यतीम ही होता है ना जिसका बाप नहीं होता. हाँ, मैं कुछ महीनों का था. तो ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं. कभी ज़िंदगी में पापा से आपकी मुलाकात होगी तो वो खुद ही सुनाएंगे, बिकॉज उन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई कभी ये कहानी. तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इस बारे में. बट ये है कि नहीं भाई, MQM. Some of his favorite books. Why Nations Fail के नाम से मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ. मैंने पूरी नहीं की लेकिन स्टार्ट की है, बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है. और इसके अलावा तो कोई ख़ास मैंने किताबें नहीं पढ़ी. ज़्यादातर उर्दू में किताबें पढ़ी. कराची तारीख़ के आईने में रिसेंटली मैंने ख़त्म की थी. और मैंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब पढ़ी थी, बहुत पुरानी है. वो थी आफ्टर द प्रॉफिट के नाम से. शिया सुन्नी स्प्लिट. जी बिल्कुल. इस हवाले से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे किताब पढ़ने के बाद. शेर जी. और बस. Share a brief overview of your educational background and post-graduation work experience. Maybe we can learn something from that. Additionally, what advice would you give to young individuals regarding their career choices and professional development? Sir, ये comment नहीं, email थी पूरी की पूरी. भाई मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से BBA पूरा नहीं किया. मैं वहाँ से जो है वो ड्रॉप आउट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन फिर उसके बाद मैं एक यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने BBA कंप्लीट किया. मैं एक कारोबारी घराने का बंदा हूँ. कारोबारी इन सेंस ये कि जिनकी दुकान होती है, इंपोर्ट का काम और ये सारा. तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से बिज़नेस ज्वाइन कर लिया. आज आपको एक सच बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा. AC ख़राब था, मैंने आपको इसलिए बताया. हाँ, AC इंशाल्लाह सही हो जाएगा. यार वैसे मेरा AC ख़राब था. लेकिन आपने पूछा मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इस चीज़ के अंदर कि आप यंग इंडिविजुअल्स को क्या वो देंगे, किसी भी तरह की क्या कहते हैं उसको, नसीहत. तो नसीहत ये है कि ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि मैं
कि एक यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुआ हूँ। मैं इस चीज़ का मंजन नहीं बेचूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ अपने यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट होने से। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी एक प्रिविलेज्ड घराने से ताल्लुक़ था, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं, लेकिन एक मेरा फ़ायदा ये था सिर्फ और सिर्फ कि मैं ट्रैवल कर सकता था अपने कारोबार की वजह से। तो मैंने ट्रैवल किया, जो मैंने सीखा वो ट्रैवल करने से सीखा। लेकिन ये कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा शोर नहीं करूँगा कि हाँ यूनिवर्सिटी छोड़ देनी चाहिए या नहीं। भाई, यूनिवर्सिटी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है, यूनिवर्सिटी आपको अच्छा माहौल देती है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की डार्क रियलिटीज़ ये हैं, बिल्कुल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते। सो अगर कोई आपको कहता है कि यूनिवर्सिटी की तालीम बिल्कुल बेकार है, वो गलत कहता है। I was watching an old video of him where he was actually supporting the airing of Artugrul on TV, bashing liberals. Artugrul पसंद था आपको दानियाल? हाँ यार, और उसके आपने बाद मुझे बैश किया। उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, मुझे इतना पसंद आया गेम ऑफ थ्रोन्स। वाह यार, अर्तुगरुल देख लें लोग, बट आई थिंक उसको एक नेशनल करिकुलम बनाना एक मसला था कि प्राइम मिनिस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्तुगरुल एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है अगर आपको एज अ सीरीज़ देखनी है। लेकिन ये समझना, ये तो उसके राइटर्स भी ये बात कहते हैं, उसके जो पीछे राइटर्स भी ये कहते हैं कि नहीं यार, वो हिस्ट्री 90% इज फिक्शनल। ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं, किसी किताब के अंदर आपको उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। सो अगर आप ये बोलें कि नहीं यार आवाम को नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, देखें। आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखें, आप अर्तुगरुल देखें, आपका जो दिल करता है देखें। अगर अर्तुगरुल देख रहे हैं आप ये समझने के लिए हमारी हिस्ट्री थी, 100% दैट्स नॉट ट्रू। या मैं अर्तुगरुल बन जाऊंगा। जो भी एक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अराफत ने भी इस पे काम किया हुआ है कि कुछ एंटी आसिया बीबी जो प्रोटेस्ट हुए थे, उन पे कुछ लोगों ने कुछ वायलेंस प्रमोट करके अर्तुगरुल के साथ उस चीज़ को मिलाकर, सो दैट वाज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, दोज आइडियाज़। ये तो खैर जहालत ही है ना। सो देख लें, जिसको जो देखना है, नेटफ्लिक्स खुला है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर को नहीं प्रमोट करना चाहिए, आई फील लाइक। यार अर्तुगरुल के में कोई प्रॉब्लम, अगेन मैं बोलूँगा, आसिया बीबी वाला जो मामला हुआ, इसमें अर्तुगरुल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि यूके में कोई प्रोटेस्ट हो और बोले कि मैं टारगेरियन हूँ और मैं सबको आग लगा दूंगा, ये तो पागलों वाली हरकत है ना। उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की क्या गलती है? बट लाइक फॉर इंस्टेंस यू नो, प्रोपेगेंडा जब इंडिया में आजकल बन रहा है काफ़ी कुछ, ठीक है। अभी वो कश्मीर फाइल्स अगर कोई देखता है, मैंने देखा है, वो देख लिया, मैंने देखी नहीं मैंने, बट जिस तरह की लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू पंडित्स के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी। सो इफ समबडी वॉचेस कश्मीर फाइल्स एंड देन देयर इज एन इंक्रीज इन इंस्टेंसेस ऑफ violence against Muslims in India, wouldn't you say those things are potentially correlated? यार could be, right? वो एक perception बना रहे होते हैं ना। बात ये है कि कोई भी कंटेंट हम बनाते हैं ना, उसका कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस होता है, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो अगर कश्मीर फाइल्स इसलिए बना है कि नहीं यार मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ानी, या फिर हम देखा नहीं है, या फिर केरला स्टोरी, या फिर केरला स्टोरी की बात करते हैं, उसमें ये दिखा रहा है हाँ केरला स्टोरी वाज इट्स एब्सोल्यूट प्रोपेगेंडा। ठीक है, जो 2-3 केस हुए और ये कह रहे हैं कि 25,000 ख़वातीन को उसमें जो है वो कन्वर्ट किए, झूठ है। ध्रुव राठी ने पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, और काफ़ी सारे इंडियन क्रिएटर्स ने पूरी वीडियो बनाई है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, जो कोई समझते हैं इस चीज़ को। सो बात ये है कि हाँ अगर ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ सीरीज़ हैं तो फिर प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि अर्तुगरुल वाज अ प्रोपेगेंडा मूवी जिसके अंदर आप पूरी की पूरी हेट फैलाएं किसी के खिलाफ। I think I'm uneducated to speak about this because I've not seen Artugrul, but the criticism that I saw from some people was that it was it glorifying killing non-Muslims, या वो एक जंग जो हो रही थी, because at least मैंने protests में देखा है लोग अर्तुगरुल बनकर सर तन से जुदा टाइप बातें कर रहे होते हैं। So I don't know if the series actually says that or not, but I feel that was the criticism, which is also fair. And I also think the prime minister should not come and be like क्या चाहिए national curriculum में आप लोग सब देखें almost, right? वो एक वैल्यू हो जाती है। अब अगर मोदी आकर बोलें कि सब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी देखें, बोला है उन्होंने, अब but you see right why that's happening. So in context of that, I do think it becomes a bit dangerous when you want kids to become Artugrul. Well, now I think, मैंने ये वीडियो बनाई थी 2020 में, ठीक है। अब मेरा ये पर्सपेक्टिव है या ओपिनियन है कि हाँ देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे देखकर अगर आपके अंदर कोई वायलेंस आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार ये नॉन मुस्लिम जो है हमारे दुश्मन है, तो फिर ये जहालत है। हिस्ट्री में मारा मारी हुई है, ठीक है। अगर आप किसी भी हिस्ट्री उठा लें और उसके ऊपर वीडियो बनाएं या उसके ऊपर पूरी सीरीज़ आएंगी, तो फिर तो ये उसको फॉलो करना प्रॉपर तरीके से, क्या आज के ज़माने में भी ऐसा ही होना चाहिए? आई थिंक बेवकूफ़ी है। Ask him about his collab with Drew Brinsky. What was it like? I remember him from Drew Brinsky. Drew Brinsky कौन है भाई? Drew Brinsky
बिन्स्की। ब्रिन्स्की। ड्रू बिन्स्की एक अमेरिकी यहूदी कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, इंडिया अमेरिका का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर आई वुड से। ट्रैवल के ऊपर बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है वो। 2019 में उसको मैंने होस्ट किया था पाकिस्तान। होस्ट इन अ सेंस कि उसका वीज़ा लगवाना, ठीक है, उसके सारे खर्चे देखना, सारी चीज़ों को हैंडल करना। ये बड़े कनेक्टेड आदमी हो यार दानियाल लोग। उस वक्त नुसैर की गर्लफ्रेंड को भी हमने होस्ट किया था पाकिस्तान में। मैं अकेला नहीं था, इसके अंदर 2-3 लोग इन्वॉल्व थे। आई वुड लाइक टू नेम कौन है? नास इज नुसैर। नास की जो गर्लफ्रेंड है नास डेली। नास डेरी नाम है उसका। डेली नहीं है, पाकोला का बड़ा अच्छा, काम है। अच्छा। खैर, सो नास डेली की गर्लफ्रेंड को हमने उसी साल होस्ट किया था। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे साथ सईद मुजम्मिल जैदी था, आपके पक्के दोस्त और हमारे भी दोस्त, वो थे उसके अंदर शामिल ना। तो प्लान सिर्फ और सिर्फ यही था, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट के पैसे कुछ भी नहीं था, अपनी जेब से पैसे लगे थे। वो खातून तो अब नास डेली नहीं कर रही ना, क्योंकि डिवोर्स हो गई। डिवोर्स नहीं, ब्रेकअप हुआ, लेकिन अभी भी साथ हैं। सो नास समटाइम्स नॉट डेली ना शायद। I saw his podcast where you were the guest. Please ask him to elaborate on why he had the negative opinion about you. क्यों नफरत थी आपको मुझसे? Is it because the grudge of those mainstream? अच्छा नहीं, क्यों भाई, क्या आपको मैं पसंद नहीं था यार? क्या मसला था दानियाल? क्यों मैं आपको बुरा यार? आई थिंक लोगों ने अपने ना जहनों में तासुब बनाए हुए हैं। मैंने तो आपसे बात की थी इस बारे में, ऑन एयर की थी, ऑफ एयर की थी। लास्ट टाइम जब आप आए थे मैंने कहा था मैं आपको ठीक इंसान नहीं समझता था। क्यों भाई, क्या बुराई? भाई नहीं समझता था यार, क्या मसला क्या था भाई? नहीं समझता था, मतलब मैंने 4 लोगों से एक बात सुनी है, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कोई आपको बोले कि नहीं यार ये ऐसा, आप बोले हाँ अच्छा ऐसा है, तुझे भी लगता है ऐसा, तुझे भी लगता है, अच्छा तेरा भी एक्सपीरियंस, ठीक है ऐसा होता है। तो माजरत के साथ था क्या लोगों क्या लगता था मैं कैसा हूँ? आई थिंक एक वो बंदा जिसको बड़ा शौक है लोगों से फड्डा करने का, पहला, ठीक है, या फिर हर एक से प्रॉब्लम, हर चीज़ में मसला, ठीक है, या फिर हाँ दैट्स इट। मैं बता दूं क्या मसला क्या था? बताएं यार। मेरा आई डोंट थिंक आई हैव नेम्ड एनीवन, या मैंने किसी से भी फड्डा किया है। मेरा जो जुनैद अकरम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आए थे मीटू वाले बहुत सारे, उनमें हमारे कमेडियंस का भी ग्रुप है, उसमें कॉमिक भी हैं जिन्होंने बोला मैं जानता हूँ खातून को उनमें से। सो वो फिर एक आपका पर्सनल कनेक्शन भी हो जाता है, एक पर्सनल वेरिफिकेशन भी हो जाती है, यार अच्छा किसी का जानने वाला है। तो वहाँ मैंने एक स्टैंड लिया था, मुझसे किसी ने पूछा था इनफैक्ट, तो ऐसे यार मैं कम से कम जुनैद अकरम के साथ शो नहीं करूँगा। एंड जिन लोगों ने ऑफ़र की थी वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आई थी, तो मैंने मना किया था। अच्छा खासा पैसा उस टाइम। वो किसी न्यूज़ ने छाप दी एज अ हेडलाइन, शहजाद गयास रिफ्यूजेस टू परफॉर्म विद जुनैद अकरम, ट्रिब्यून ने डाला था प्रॉबेबली। तो वो जो सारे कराची के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना हु आर ऑन द जुनैद अकरम इकोसिस्टम। जुनैद अकरम इकोसिस्टम कोई नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय जुनैद अकरम इकोसिस्टम? देखो दोस्ती, अब देखो कल देखो इट्स नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। अब कुछ एक्टर्स हैं, इकोसिस्टम नहीं है ना। मुस्तफ़ा चौधरी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ट्विटर पे कोई उनको गाली देता है, हम ब्रॉडकास्ट में उसकी लेते हैं, ठीक है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हो सकता है वो जन्नती आदमी हो, लेकिन उसने मेरे दोस्त को बुरा बोला, ठीक है ना। एंड मुस्तफ़ा भाई अब मेरे भाई हैं, बट उसको जुनैद अकरम इकोसिस्टम नहीं कह सकते ना, बस ये कह सकते हैं यार आपकी दोस्त है, यार है, आपको किसी को बुरा लगा, मेरा दोस्त है, तो वो आप पर्सनल एनिमोसिटी बना सकते हैं। उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो भी बनाई मैंने, बट आई डोंट थिंक मैंने किसी से फड्डा लिया। येस, इश्यूज़ पे मैं बोलता हूँ, विच आई थिंक यू विल ऑल्सो वेरीफाई, कि जो लोग कहते हैं सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको चुप रहकर नॉन पॉलिटिकल होके मिलती है इन टर्म्स टू अर्न मनी, वो पॉलिटिक्स पे बोलने में नहीं मिलती। एंड देन जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है पॉलिटिशियन से पैसे लेने में, वो आपको नहीं मिलती। ऐसा भी है कहीं कहीं। कितना हमारी फील्ड के अंदर, हमारी पॉडकास्ट फील्ड के अंदर ये भी एक रियलिटी है। पॉलिटिशियन से तो कोई पैसे नहीं ले रहा, पॉडकास्ट है, सीन है भाई। पॉलिटिक्स स्टेट से, आई नो वन स्टेट स्पॉन्सर्ड, आई नो वन पॉडकास्टर जिनको स्टेट ने पैसे दिए थे। पॉलिटिशियन ने किसको दिए? हो गया है ना, मैं नाम थोड़ी ले सकता हूँ किसी का। नॉट वन ऑफ द बिग वंस। ना आप हो ना मैं हूँ, ये बात क्लियर है भाई। नॉट वन ऑफ द बिग वंस, राइट? मैं तो नहीं बता रहूँगा। यू नो इट ऑफ कोर्स, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा खैर चले, बात करते हैं, और फिर ये सारी बातें करते हैं। थैंक यू दानियाल, आप आए। कुछ कॉम को मैसेज देना चाहेंगे? कॉम को इतने सारे मैसेजेस तो दिए हैं भाई, मैंने क्या बातें की हम लोगों ने। मैसेज तो मुझे दे दिए। तकलीफ ये कि एंड में कुछ अच्छी बातें भी कर लेता हूँ। बात यह है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये पॉडकास्ट करने में। अगेन सीखने को मिलता है, और हमारे इस मीडियम के थ्रू कॉन्वर्जेशन होना बहुत ज़रूरी चीज़ है,
किसी भी आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक है जिस पर कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए बग़ैर ढके छुपे अल्फाजों में होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि लोग बात करें, लोग समझें। हमें ज़रूरत इस बात की है कि एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो दौर चल रहा है उसके अंदर जो अगेन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोगों को मिलकर जो है इस तरह की कॉन्वर्जेशंस करनी चाहिए ताकि कुछ बैठ कर बात की जाए, कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए। That's it. फुल अमन की आशा मैसेज आपके पास दिया। आपकी बहुत बड़ी इंडियन ऑडियंस है। नजर में रहती हो आई लव दैट जब थिंग। तुम आई विश दोबारा से शुरू हो जाए ये। अमन की आशा, जो भी हो, कोई भी आशा हो, किसी भी तरह की हो यार, प्यार बांटे। अमन कमेटी से बेहतर है अमन की आशा हो कराची में। थैंक यू एवरीबॉडी लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।